हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है बेटा आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम। अर्जुना जेई 2026 बैच, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। आज इसका लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। ठीक है, बताइए कैसे हैं सब? बढ़िया हैं? गुड इवनिंग, नमस्कार आप सब लोगों को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बेटा एक बार फटाफट से आप मुझे थम्स अप करके बताएं कि सर सब कुछ बढ़िया, एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, वॉइस चेक करना भाई, कह रही है लो वॉइस है। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। फटाफट से अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बेटा एक बार फटाफट से बताइए जरा मुझे, जल्दी जल्दी बताओ जरा, थम्स अप करके बता दो कि सर सब कुछ बढ़िया है, एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मस्त, एकदम जोरदार है, जोरदार है, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा लेक्चर नंबर 8 तक हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे, है ना? लेक्चर नंबर 8 तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है मैं आपको लास्ट क्लास में स्टार्ट करवाने वाला था, मतलब कर ही दिया था, थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ भी लिया था, है ना? तो आज हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज का मैं बता देता हूं सेशन में क्या क्या करने वाले हैं। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और फिर उसके बाद रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है इसका डिस्कशन भी आज वाली क्लास में ही होने वाला है। ठीक है भाई साहब, ये क्या हो गया? ठीक है, वापस मैं लिख देता हूं कौन कौन सी चीज है जो आज वाले सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, ये मैंने लास्ट क्लास में हालांकि स्टार्ट किया था, है ना? लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसके बारे में। 1 मिनट। रिलेटिव एटॉमिक मास, ये हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके थे, हल्का सा इंट्रोडक्शन में आपको दे चुका था। आज आपको एवरेज एटॉमिक मास के बारे में पता लगेगा। यस, फिर आएगा आपका रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है? ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, सॉरी, फक, चलो आगे देखेंगे यार, इसको बाद में लिख दूंगा मैं। हाँ, तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार फटाफट से, रुकिए जरा। हाँ, रिलेटिव एटॉमिक मास मैंने स्टार्ट किया था, है ना? ये चीज हम लोगों ने स्टार्ट करी थी और मेरे हिसाब से आप लोग रिवाइज करके आए होंगे। एक बार बताओ जरा कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो हमने लास्ट क्लास में जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, कितने लोगों को समझ में नहीं आया था? कि सर रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है लास्ट क्लास में? अच्छा, वो गाली होती है, वाह। वह थोड़े बड़े बन जाओ भाई। हाँ, एक ही वर्ड बहुत सारी जगह यूज होता है, समझ रहे हो तो मेरी बात को, है ना? तो ये जो वर्ड है ना, इसके बहुत सारे अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, है ना? तो हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। यस, हाँ, कि ये जो वर्ड है ये किसके लिए यूज किया गया होगा, है ना? तो हम्म कह रहा कह रहा कवर अप हो रहा है। हाँ, मतलब ऐसे ही मान लो भाई, कवर अप हो रहा है तो ऐसे मान लो यार, अब क्या करना है, तुम ऐसे मान लो। हाँ, तो अब पढ़ लो यार, अब पढ़ लो, चलो। मतलब ये फ्रस्ट्रेशन होता है जो आपके दिल से बाहर आता है ना? फ्रस्ट्रेशन कैसे? एक तो 10 मिनट क्लास लेट स्टार्ट हो, है ना? और अब पता चले कि उस लेट स्टार्ट होने में आपका कोई रोल नहीं है ना? आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी क्लास 10 मिनट स्टार्ट हुई, लेट स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद आपने कुछ चेंजेस किए,
फिर वो चेंजेस 2 बार कर दिए, नहीं हो रहे, ऐसा नहीं हो रहा, एकदम से वो आ जाता है ना, फ्रस्ट्रेशन। और फ्रस्ट्रेशन अब आप पे तो निकाल नहीं सकते, है ना। और मास्टर तो है ही ऐसी चीज, नहीं क्या, टीचर तो भाई है ही ऐसी चीज कि तुम उसको गाली दे के निकल जाओ तब भी बेचारा क्या ही करेगा वो, ना। तो तुम्हें तो बोलने से कोई फायदा ही नहीं है। तो हम जो भी होता है अंदर ही अंदर पी लेते हैं उसको, है ना, जहर का घूंट हम लोग पी लेते हैं, और कई कई बार एकदम से मुंह से आ जाता है बाहर, है ना। हाँ, तो आप लोगों को उसको अवॉइड कर देना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हो जैसे, है ना। हाँ, और रही बात चश्मे की, तो चश्मा मेरे पास है नहीं आज, है ना। चश्मा क्यों नहीं, उसका रीजन भी मैं बता देता हूं। परसों भी नहीं था चश्मा मेरे पास। ये वाला चश्मा है, ये वाला चश्मा है, ये जरूर है मेरे पास, है ना। तुम कहो तो ये लगा के मैं ले लूं भले ही क्लास, बाकी मेरे पास मेरा चश्मा नहीं है। तो हुआ कुछ ऐसा कि अभी मैं नोएडा से क्लास ले रहा हूं, है ना। नोएडा जो अपना स्टूडियो है ना, जहां से आपके सारे टीचर्स जो है वो क्लास लेते हैं, तो वहां से मैं क्लास ले रहा हूं। और हुआ कुछ ऐसा कि परसों 2 दिन इवेंट था अपना ना, फिजिक्स वाला में मैं आगाज इवेंट के लिए गया हुआ था छत्तीसगढ़, भिलाई और बिलासपुर। तो वहां से जो हम वापस आए, तो अभी मैं एकदम से नोएडा पहुंचा, फ्लाइट थी, फटाफट से इधर आया। तो स्लाइड वगैरह में चेंज करने का टाइम नहीं मिल पाया मुझे बहुत ज्यादा, तो वही जो स्लाइड थी उसी को मैंने डाल दिया। कोई बात नहीं, मैंने कहा पढ़ाना तो जो है वो अपने दिमाग में है, स्लाइड तो ठीक है, चलो एक बार के लिए बना लेते हैं, है ना। वो रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सिलेबस भी ढंग से चलता रहे उसके लिए बना लेते हैं, लेकिन चीजें तो दिमाग में ही है ना, वहीं से पढ़ानी है। यस। चलो आ जाओ। हाँ, तो हम लोग पढ़ने वाले रिलेटिव एटॉमिक मास। तो फटाफट से मुझे एक बात बताओ, ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, एक बार के लिए मुझे पता लगेगा। एक पोल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये वोट टाइप का पोल है जो मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, रिलेटिव एटॉमिक मास। कितने लोग हैं जिनको इसका जो हल्का सा बेसिक है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जिनको क्लियर हुआ एक बार थम्स अप करके बताना, नहीं हुआ तो एक बार थम्स डाउन करके मुझे बता देना कि सर ऐसा है ना। हाँ, तो वो हम लोग देख लेंगे। यस। बता दो भाई, बता दो। आपके सामने पोल है, आपकी जो दिल की भावनाएं हैं वो मुझे समझ में आ जाएगी यहां से, तुम्हारे दिमाग में क्या है, कितना समझ में आया कितना नहीं आया। यस। हाँ हाँ, बेटा जिसको नहीं हुआ एक बार फटाफट से आप यहाँ को आप मुझे इसमें बता सकते हो ना, पोल में बता सकते हो, आप मुझे पोल में बता सकते हो। तो पोल का रिजल्ट देख लेते हैं, कितने प्रतिशत बच्चे हैं। ठीक है, 71% को समझ में आ गया, 28% को नहीं समझ में आया, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, ठीक है, ये तो मैं बात समझ गया आपकी। यस, तो इसको कहने का मतलब ये हो गया कि एक बार के लिए मुझे वापस ही बताना पड़ेगा, है ना, है ना, हल्का सा वापस ही बताना पड़ेगा। पोल नहीं आया यार, ये पोल वाली नोटंकी पता नहीं क्या हो रही है यार, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, और इसकी वजह से मैं खुद परेशान हो गया हूं। 1 मिनट रुको तुम, 1 मिनट, इस पोल का मुझे इंतजाम करने दो। और झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना भाई कि पोल नहीं आया, वरना कोई और गलत सुन लेगा तुम्हारे चक्कर में। हम्म नहीं तो तुम्हारे चक्कर में कोई गलत बात सुन लेगा अभी मेरे से। जल्दी बता दो कि सर हम मजाक कर रहे थे, है ना, जल्दी जल्दी बता दो। एक बार रुको यार, ये पोल वाले नौटंकी खत्म करते हैं। आज का साला मुझे लग रहा है दिन ही खराब है ना। आज कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, पहले तो 10 मिनट वैसे खराब हुए, अभी और कुछ, इसको काम खत्म ही कर देते हैं। रुको जरा, रुको 1 मिनट। Your call has been forwarded to voice. हेलो, अरे मैडम, मैंने जो आपको बोला था कि बच्चों को पोल नहीं आ रहे हैं, ये आपने मतलब आगे मेल वेल किया इसका कुछ? अभी वो साला कोई भी आके भी मुझे बोल के गया कि नहीं क्लास टीचर एक्स पे ही होगी, ऐसे नहीं होगी। और वो कहता है कि हमारे पास ऐसा कुछ भी मेल नहीं आया है, आपने बताया क्यों नहीं पहले, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है टीचर एक्स में। और अभी मैंने पोल करा, पोल करवाते ना मेरी क्लास में सीधा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आ रही है कि हमारे हमारे पोल नहीं आया। अरे कोई आया है साला मोटा सा, ये कोई बंदा। हम्म
अभी देखो मैंने सिर्फ एक पोल किया है और मेरे थम्स डाउन, मेरी क्लास में लगभग 2000 थम्स डाउन हो गए। तो मैंने उनसे पूछा तुम सही बताना, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना कि पोल नहीं है? कहते नहीं आया पोल। और ये हर क्लास की नोटिंग है, जब भी मैं पोल करवाता हूँ यही होता है। और आपने किसी को मेल भी नहीं किया, अब बताओ मैं उसको क्या बोलता? बोलता हमें कैसे पता लगेगा कि आपका नहीं होना? हाँ। हाँ तो प्रूफ दो ना क्लास की, आप लाइव वो दे दो ना, जो चैट चलती है। ठीक है। हाँ कोई दिव्यांश, दिव्यांश कौन था ऐसे? कोई दिव्यांश ऐसे कोई बंदा है, बोलते हैं मोटा सा एकदम। फिर इसी पे होगी, दिस इज न्यू नॉर्मल। मेरा दिमाग तो खराब हो गया उसका वो सुन के, लेकिन अब मैं क्या बोलता हूँ उसको, क्लास स्टार्ट करते हैं। हम्म। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, करें स्टार्ट करें क्या? आवाज आ रही है तुम्हें? भाई मैं कह रहा हूं आज का दिन खराब है साला। पता नहीं सुबह उठते किसकी शक्ल देखी है मैंने आज, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है अब कहाँ गया आज। हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक आवाज आ रही है। अरे भाई कहाँ चला गया है ये? एक मिनट रुकना यार, एक मिनट रुकना। इधर कौन है स्टूडियो में? एक बार देखना यार, ये चैट मुझे स्क्रीन पे उस पे नहीं दिखाई दे रही, क्या हो गया है इसका? देखना वो क्या हुआ है इस पे स्क्रीन पे। वो चैट वगैरह इस पे डालो जरा। हाँ नहीं इस नहीं, इस पे जो अपना नॉर्मल आता है ना, नॉर्मल जो आती है चैट, नहीं आ रही हुई। हाँ 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 हाँ, तो वो करवाओ देखिए। हाँ तो चलो ठीक है, हम लोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। छोड़ो उसको, जो भी है, मैंने वो तुम्हारा कंसर्न बता दिया भाई आगे। अरे इसी के चक्कर में कोई रोज का ये हो रखा है ऐसे, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि साहब हमें पोल नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, फलाना नहीं आ रहा। और उसके चक्कर में क्या होता है ना, बच्चे को ये लगता है कि साहब ये जो पोल नहीं आ रहा वो मतलब उसमें कोई टीचर का कोई रोल है। देखो मैं बताऊं, ये टेक्निकल चीज है यार, इसमें मेरा कुछ रोल नहीं है। तुम्हारे पास आवाज सही से नहीं आ रही, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। मेरा काम है यहाँ पढ़ाना, मैं पढ़ा के जाता हूँ। तुम्हारे पास पोल नहीं आया, मैं अब हर किसी के उसमें मोबाइल में घुस के और वो नहीं दिलवा सकता पोल। वो टेक्निकल चीज है भाई, है ना। मेरा काम सिर्फ इतना सा है कि अगर पोल नहीं आ रहा तो वो जो कंसर्न है वो किसी और को, उस किसी और के सामने रेज करना, है ना। मैं नहीं जानता हूँ टेक्निकल चीज कि कैसे पोल आता है और कैसे नहीं आता, समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो चीज मैंने बोली, मैंने कुछ कुछ टाइम पहले भी मैंने बोल दी थी कि ऐसा हुआ है, लेकिन वो शायद सही जगह पे पहुंची नहीं बात, तो उसको एक बार और बोल दिया है ना। देखो अगर हो जाएगा ठीक तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके चक्कर में क्या होता है ना, सफर हमें करना पड़ता है। आज देखो ना, क्लास का साला 24 मिनट चला गया और कुछ नहीं पढ़ा पाया, और मुझे एकदम से मन भी मेरा ऐसा सा हो रखा है ना कि अभी मैं नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा हूँ। 2-3 इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं ना किसी क्लास को स्टार्ट करने से पहले। लो आ जाओ। तो रिलेटिव एटॉमिक मास मैंने क्या बताया था? यस, कि आपके पास, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपकी क्लास में 3 बच्चे हैं भाई, है ना, 3 बच्चे हैं। मुझे आप लोगों की चैट नहीं दिखाई दे रही है, मैं आपको सही बताऊं तो, है ना। तो अगर चैट पे कुछ लिखोगे तो मुझे नहीं दिखाई देगा। मैंने कहा कि 3 बच्चे हैं, एक बच्चा है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। एक बच्चे का वेट है 40 किलो। ये स्टूडियो पर्सन कहां गया? कहां? घर चला गया? क्यों, टाइम हो गया क्या उसका? साला सबको इमरजेंसी आज ही होनी है। एक था जिसका वेट 40 किलो है, एक का वेट 80 किलो है और एक का वेट 120 किलो है ना। ये 3 चीजें हैं। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर मान लो मैं आपसे पूछूं सबसे लोवेस्ट वेट कौन सा है, ए,
अगर इस वेट को मैं स्टैंडर्ड वेट मान लूं, ऐसे मैं कह दूं तुमसे, या फिर चलो स्टैंडर्ड बाद में वर्ड यूज करता हूं, मैं आपसे पूछूं कि वेट ऑफ बी है ना, वेट ऑफ बी रिलेटिव टू ए कितना होगा, है ना, रिलेटिव टू ए कितना होगा, बी का वेट ए के रिलेटिव कितना होगा, तो आपने कहा था सर 80/40 कितना होगा, 2 होगा सर, बहुत बढ़िया बात है। वैसे ही मैं तुमसे पूछूं कि वेट ऑफ सी रिलेटिव टू ए कितना होगा, तो वो कितना होगा 120/40, ये कितना होगा सर 3 गुना होगा, है ना। तो ये हम लोगों ने, है ना, ये हम लोगों ने बी और सी का वेट कैलकुलेट किया, किसके रिलेटिव, ए के रिलेटिव। तो जो भी मास किसी एक चीज के रिलेटिव कैलकुलेट किया जाता है दैट इज नोन एज रिलेटिव मास। मेरी बात समझ रहे। अब अगर मैं इसको एटम का मास बोल दूं तो इसको रिलेटिव एटॉमिक मास बोल दो। ऐसे समझ लो कि भाई 3 एटम है ए बी सी, एक का वेट 40, दूसरे का 80 और तीसरे का 120 है। तो इसमें से सबसे एक रेफरेंस वेट में मान लेता हूं, रेफरेंस वेट हो गया तुम्हारा ये 40 है ना, इसको आप लोग क्या कह सकते हो, स्टैंडर्ड वेट बोल सकते हो, है ना, स्टैंडर्ड वेट बोल सकते हो या फिर रेफरेंस वेट बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी कहो, आपकी श्रद्धा है भाई, जो कहना है वो कह दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, जो कहना है वो कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कोई भी कह दो, स्टैंडर्ड वेट कह दो या फिर रेफरेंस वेट कह दो, एक ही बात है। तो हमने ये कहा कि बी का वेट ए के रिस्पेक्ट में 2, तो ये जो 2 और 3 है इसको दुनिया किस नाम से जानती है, दिस इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या कहते हो बेटा इसको, दिस इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास, या रिलेटिव मास लिख देते हैं, कोई बात नहीं, है ना, ये क्या है, रिलेटिव मास। अच्छा एक चीज मुझे और बताओ, ये जो आपने रिलेटिव मास निकाला है, क्या इसका कोई यूनिट होता है क्या, सर रिलेटिव मास का कोई यूनिट नहीं होगा, रिलेटिव मास तो एक नंबर है सर, ये देखिए ये नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, आप ऐसे कह सकते हो बी का जो वेट है वो ए से 2 गुना है, सी का जो वेट है वो ए से 3 गुना है। तो ये जो 2 गुना और 3 गुना, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, क्या इसका कोई यूनिट हो सकता है, नहीं होता साहब, कोई यूनिट नहीं है ना, ये से 2 गुना, ये से 3 गुना, खत्म हो गई कहानी। सर जो रिलेटिव एटॉमिक मास है सर इसका कोई यूनिट नहीं होगा साहब, बहुत ही बढ़िया, है ना सर, इसका कोई यूनिट नहीं होगा सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात है सर, है ना, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक बात है, ये भी हमें समझ में आ गया कि इसका कोई यूनिट नहीं होता। लेकिन सर ये रिलेटिव मास निकाला कैसे जाता है, सर ये रिलेटिव मास कैसे निकाला जाता है, देखिए इस रिलेटिव मास का फॉर्मूला, बेटा जी ये क्या है, मैं आपको बताऊं ये क्या है, ये 120, ये 80 और ये 40, ये है एक्चुअल मास। ये 80 और 120 जो है ना, ये क्या है, ये एक्चुअल मास है बेटा, दिस इज एक्चुअल मास। ये जो 120 है वो भी क्या है, एक्चुअल मास है, कि 80 किलो का इंसान है, 120 किलो का इंसान है, दीज आर एक्चुअल मासेस। तो क्या मैं रिलेटिव मास का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, कि दिस इज इक्वल टू एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मास। अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार, दादा खाना तो बोल दो, रिलेटिव मास इज इक्वल टू एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मास। मैं सही कह रहा हूं क्या, यही फॉर्मूला लिखवाया था, है ना, एक्चुअल मास 80 किलो था, रिलेटिव मास 40 था। अब बात यह आती है, जैसा अगर मैं आपसे कहूं कि केमिस्ट्री में हम लोग ये पढ़ते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, मैं तुमसे कहूं हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास, तो क्या होता है, आप लोग बोलते हो हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 4 होता है। बेटा मैं कह दूं रिलेटिव एटॉमिक मास 4 के आगे कुछ नहीं लिखा होगा। मैं देख रहा था कुछ बच्चों का, बोले सर 4U पढ़ा हमने, तो अबे तुमने क्या पढ़ा उसको भूल जाओ, तुम लोग टूटा फूटा पढ़ के आए हो, है ना, जहां तहां से पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया तुम लोगों ने, कचरा पढ़ दिमाग में डाल रखा होगा। जो तुम लोगों ने पढ़ रखा उसको एक बार के लिए दिमाग से निकालो, जो मैं बोल रहा हूं उसको फ्रेशली प्रिपेयर करो, है ना। क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम होता है 4। इसका मतलब सीधा सा क्या हो गया, इस 2 का क्या मतलब था, सर इस 2 का मतलब यह था कि जो बी है वो ए से 2 गुना हैवी है। सर इस 3 का क्या मतलब था, कि जो सी है वो ए से 3 गुना, मतलब 3 गुना हैवी है। तो सर यहां अगर मैं कह रहा हूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4 है, इसका मतलब क्या है कि जो हीलियम का एटम है वो स्टैंडर्ड से 4 गुना हैवी है। जब मैं कह रहा हूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का जो एटम है वो स्टैंडर्ड मास से 16 गुना हैवी है। जब मैं कहता हूं कि नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 14 है, इसका मतलब क्या है कि जो हीलियम का एटम है वो इस स्टैंडर्ड मास से 14 गुना हैवी है। तो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है ये सिर्फ एक नंबर होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, जो सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही चीज बताता है, क्या, कि उस पर्टिकुलर वो जो पर्टिकुलर एटम है उस स्टैंडर्ड मास से कितना गुना हैवी है। क्या मेरी बात समझे क्या, यस, क्या तुम मेरी बात समझे क्या। अरे भाई ठीक है, तुमने जिससे भी पढ़ा हो मुझे उससे मतलब नहीं, जो सही चीज है वो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। अब तुमने किससे पढ़ा और क्या पढ़ा है मुझे नहीं पता, जो सही चीज है वो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, है ना। तो जो तुमने पढ़ा है
उसको अगर भूल जाओगे तो ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से तो, और बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम भाई जैसा तुम्हारे दिमाग में रह रहे वो तुम देख लेना अपने हिसाब से। हाँ, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये होता है, और रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती। तो सर बात ये आती कि जैसे आपने यहां रेफरेंस 40 किलो लिया, तो केमिस्ट्री में जो एटम्स होते हैं उनके मास को बताने के लिए किसको रेफरेंस लिया जाता है? भाई वहां पर भी तो कोई रेफरेंस होना चाहिए ना, सही कह रहा हूं ना मैं? तो सर वहां पर स्टैंडर्ड या फिर रेफरेंस किसको लिया जाता है? स्टैंडर्ड या फिर रेफरेंस किसको लिया जाता है? बोलो, अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार। किसको रेफरेंस लिया जाता है? सर वो रेफरेंस लिया जाता है मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, और इसके मास को 12 से डिवाइड कर दो, तो ये जो मास आएगा इस मास को बोला जाता है स्टैंडर्ड मास। मेरी बात समझ रहे हो? यस, अरे बोलो तो सही। कार्बन 12 आपने एक एटम लिया है ना, कार्बन 12। अब सर ये 12 क्या है? सर भैया कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं सर, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 है ना, ये 3 आइसोटोप होते हैं। तो सर 12 13 14, उसमें से ये जो एटम है इसका एक एटम लेना है, कार्बन 12 का एक एटम लेना है, उसका मास निकाल के उसको 12 से डिवाइड कर दो, दिस इज योर रेफरेंस मास। इसका मतलब पूरी केमिस्ट्री में जितने भी रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट किए गए हैं सारे के सारे इस मास को रेफरेंस मानते हुए कैलकुलेट किए गए। ठीक है, और अभी हमने बोला कि रिलेटिव मास क्या होता है? रिलेटिव मास होता है एक्चुअल मास को स्टैंडर्ड मास से डिवाइड कर दो। तो अगर मुझे एटम्स के लिए बेटा जी रिलेटिव एटॉमिक मास बताना होगा, अरे कोई बोल तो दो भाई, अगर मुझे एटम्स के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास बताना होगा तो कैसे बताऊंगा? सर मैं बताऊंगा एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मास, ये तो बताऊंगा। और एक्चुअल मास तो मतलब इसको ऐसे लिख दो, एक्चुअल मास लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो मास ऑफ एन एटम, जिस एलिमेंट का एटम ले रहे हो, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मास, और स्टैंडर्ड मास ये रहा मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। लो जी साहब, तो ये तुम्हारा रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला बन गया। जल्दी से बता दो, अब तो समझ में आ गया होगा बे, 2 बार बता दिया इतना है। दिस इज योर एक्चुअल मास है ना, एक्चुअल मास ऑफ एटम, एंड दिस इज योर स्टैंडर्ड मास या फिर रेफरेंस मास ऑफ एटम। बोलिए, क्या मेरी बात सही है? क्या मेरी बात सही है क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास ये रहा, रिलेटिव एटॉमिक मास। डन है, ऐसे निकाला जाता है। क्या इसकी कोई यूनिट होगी? नहीं सर, ऊपर भी मास नीचे भी मास, मास से मास कैंसिल आउट, सर कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। सही है ना, वेरी गुड। अच्छा, अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या बताता है? मैंने अभी बोला रिलेटिव एटॉमिक मास सिर्फ एक नंबर है जो ये बताता है कि कोई भी एटम स्टैंडर्ड मास से कितना गुना हैवी है। तो वही सेम चीज आपके सामने डेफिनेशन लिखी है। अगर तुम्हें डेफिनेशन याद करनी हो तो कर लो, तुम्हारी श्रद्धा है, क्योंकि डेफिनेशन स्कूल में पूछी जा सकती है। लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इस डेफिनेशन को समझें कि रिलेटिव एटॉमिक मास सिर्फ एक नंबर होता है जो ये इंडिकेट करता है कि कोई भी एटम एक स्टैंडर्ड मास से कितना गुना हैवी है, और स्टैंडर्ड मास ये रहा, तो इस मास से कितना गुना हैवी है। तो जब मैंने कह दिया है ना, जब मैंने कह दिया कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम यस 4 है, इसका मतलब आप समझ चुके हो कि जो हीलियम का एक एटम है सर, वो इस रिलेटिव मास, इस स्टैंडर्ड मास से 4 गुना हैवी है। जब मैं कहता हूं तुमसे कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 है, इसका मतलब सीधा सा यह है कि सर ऑक्सीजन का जो एक एटम है वो इस रेफरेंस से, इस स्टैंडर्ड मास से 16 गुना हैवी है। और जब मैं कहता हूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है, इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास और ये जो स्टैंडर्ड मास है ये दोनों इक्वल है, सेम है। बताइए, बोलना पड़ेगा, क्या यहां तक कहानी ठीक है क्या? यस, ये चीज डन है। समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आ गया तो डन लिख के बताओ कि सर यहां तक तो ठीक है मामला, अब आप आगे चल सकते हो। यस, अब आप आगे चल सकते हो। चश्मा नहीं है बेटा जी, चश्मा रह गया मेरा जयपुर, है ना, चश्मा रह गया मेरा जयपुर, और मैं क्लास ले रहा हूं नोएडा से, है ना। तो बिना चश्मे के ही मैं क्लास वैसे ले सकता हूं, मुझे दिखाई सारा देता है, चश्मा सिर्फ मैं शौक के लिए लगाता हूं, है ना। ऐसे मान लो थोड़ी क्लास में लाइटिंग वगैरह ज्यादा होती है ना, तो आंखों पे ज्यादा बर्डन ना है, इस वजह से मैं सिर्फ वो लगाता हूं चश्मा, और बाकी कोई रोल नहीं है इसका। ठीक है,
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये जो आपके सामने नीचे लिखी हुई चीज है ना, नीचे लिखी हुई चीज, इसको क्या कहा जाता है मैं बताता हूं। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है सर 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ये जो नीचे चीज लिखी हुई है ना, इसको दुनिया पता है किस नाम से जानती है? दुनिया इसको 1 AMU या फिर 1 U के नाम से जानती है। क्या मेरी बात सही है? बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है सर। इसको दुनिया किस नाम से जानती है? 1 AMU या फिर 1 U। ये नाम दे दिया, जैसे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा नाम लिया ना, रामू, शामू, मोहन, राहुल, राधा, ऐसा कुछ नाम दिया है ना? ठीक है, तो वैसे ही इसको नाम दे दिया कि इसको भाई आज के बाद तुम 1 AMU बोलो, 1 U बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अरे दादा ये 1 AMU क्या है? अरे मुन्ना, AMU बोले तो एटॉमिक मास यूनिट, इसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और ये जो भाई साहब U है ना, U को बोला जाता है यूनिफाइड मास। क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज यूनिफाइड मास। एक ही बात है यार, तुम AMU लिख दो चाहे U लिख दो, एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, ये होता कितना है सर? क्या कार्बन 12 के एक एटम का मास आपको पता है क्या? मैंने कहा मुझे तो पता है। कितना होता है अभी लिख देता हूं मैं। क्या हमें याद रखना है क्या? नहीं है, तुम्हें याद नहीं रखना ना, तुम्हें वो चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने याद रखा है तो मैं लिख देता हूं, है ना। मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 है ना, ये बेटा जी होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, है ना। ये होता है, तुम्हें ये ध्यान याद रखने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन क्योंकि यहां पर इसकी जरूरत पड़ रही है तो मैंने बता दिया, है ना। ये इतना होता है, तो अगर मुझे 1 AMU लिखना हो, 1 AMU या फिर 1 U, वो कितना हो जाएगा? 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, तो ये हो जाएगा सर इंटू 10⁻⁻23, इतना ग्राम हो जाएगा। और मैंने सुना है कि भाई तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त है। सचिन सर बोल रहे थे कि अर्जुना वालों की क्या गजब कैलकुलेशन है, उनके सामने कुछ लिखो उससे पहले ही वो आंसर दे देते हैं, इतनी जबरदस्त कैलकुलेशन। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोले उनके सामने कैलकुलेशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो खुद कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आएगा। और आप अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहो तो इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। सर क्या इसको याद रखना है? मैंने कहा हाँ, इसको याद रखना है। AMU और किलोग्राम या फिर ग्राम का रिलेशन आपको पता होना जरूरी है, ये रिलेशन मुझे याद होना जरूरी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बोलो क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई? क्या आपको यह चीज समझ में आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है? पक्का आ चुकी? यस पक्का? बोलो बे, बोलो बोलो बोलो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? बहुत बढ़िया सर। तो एक बात बताइए, ये जो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, मुन्ना इधर देखो, जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, एक एटम का मास डिवाइडेड बाय यू लिख दूं, यहां डिवाइड बाय यू लिख दूं क्या यहां? तो क्या यही जो फॉर्मूला है, क्या यही जो फॉर्मूला है बेटा ऐसे बन जाएगा क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास किसी भी एलिमेंट का, है ना, जिस एलिमेंट का आप एटॉमिक मास कैलकुलेट करना चाहते हो, डिवाइडेड बाय 1 AMU या फिर 1 U। ऐसे लिख सकता हूं ना भाई? अगर ऐसा लिख दूं तो किसी के पेट में दर्द थोड़ी है यार। अरे दादा बोल तो दो यार, कोई बोल ही नहीं रहा यार, मैं किसको पढ़ा रहा हूं बताओ? ऐसे लिख सकता हूं ना? यस डन है। कोई कह रहा है सर आपकी क्लास कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं लगता। करूंगा मैं तुमसे बात अभी, है ना, क्लास के बारे में भी करूंगा मैं तुमसे बात। रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू एक एटम का मास डिवाइडेड बाय 1 AMU और 1 U। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है साहब, अब ये ऊपर क्या लिखा था हमने? एक्चुअल मास, है ना, एक्चुअल मास ऑफ एन एटम। अरे भाई ऐसे लिखो, देखो तुम्हारे ना दिल के एकदम ये दिमाग के द्वार खुलने वाले हैं ना, द्वार खुलने वाले हैं। क्या? मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, इसी को पता आप लोग क्या बोलते हो? दिस इज नोन एज एटॉमिक मास, है ना। इसको जनरली क्या बोला जाता है? इसको एटॉमिक मास बोला जाता है। एक एटम का मास, इसको एटॉमिक मास कह दिया जाता है। और सर ये किसके बराबर होगा? सर ये बराबर होगा जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसके लास्ट में AMU लगा दो या U लगा दो, ये मेरा क्या मिल जाएगा? एक एटम का मास मिल जाएगा। जैसे आप बोलोगे नहीं सर नहीं समझ में, एग्जांपल दो। मैंने कहा सुन, तेरा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना होता है? 4 होता है सर, है ना, 4 होता है।
यही होता है, ठीक है। मैंने कहा एक बात बता, ये 4 से क्या पता लग रहा है मुझे? 4 से मुझे ये पता लग रहा है कि हीलियम का जो एक एटम है वो इस स्टैंडर्ड मास से 4 गुना हैवी है, इससे मुझे ये पता लग रहा है ना। लेकिन मैंने कहा मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? एक एटम का मास चाहिए, है ना। मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम, एक एटम के मास बता। तो आपने कहा सर पता है क्या होगा? ये होगा 4 AMU, या फिर आप चाहो तो इसको 4U भी लिख सकते हो, है ना। देखो ना, एक एटम का मास किसके बराबर होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास के लास्ट में क्या लगा दो? AMU लगा दो। अरे भाई इसी के तो बराबर होगा यार, कोई बोल ही नहीं रहा यार। लेकिन मैं कहूं तुमसे मुझे AMU में नहीं चाहिए, हाँ मुझे AMU में नहीं चाहिए, मुझे तो एक बात बता, इसका एटॉमिक मास ग्राम में चाहिए। तो आप बोलोगे सर 1 AMU इतने ग्राम के इक्वल होता है, तो 4 AMU 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻20 4 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई क्या? बताओ यार, बोलो ना, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई क्या? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई क्या? क्या ये चीज डन है क्या यहां तक? अभी तुम्हारे दिमाग में मुझे पता है और भी क्वेश्चंस होंगे, जो मैंने बोला है ना सिर्फ उतना बताओ, आगे मत भागो मेरे से। हमने ये पढ़ा था सर कि उसका ऐसे ऐसे होता है, तुमने क्या पढ़ा था मुझे नहीं मतलब है उससे, तुम क्या पढ़ के आए हो। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि क्या जो मैं अभी तक पढ़ा है उतना समझ में आया कि नहीं आया। आगे मत भागो मेरे से, ना मेरे से पीछे रहो, मेरे साथ साथ चलो। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में आया कि नहीं आया। दूसरे से क्या पढ़ा है तुमने, क्या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता। यस, इतना अगर समझ में आया तो डन लिख देना, है ना। नोट कर लिया तो डन लिख देना, फिर मैं आगे थोड़ा सा और एग्जाम्पल देता हूं और फिर मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। इतना हो गया है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। इतना हो गया तो मुझे बताना, डन लिख के बताना कि सर ठीक है ना, फिर आगे चलते हैं। डन लिख के बता दो कि ठीक है सर, आगे चलते हैं फिर। सर हम सबके एटॉमिक मास को और कार्बन से डिसाइड करते हैं तो 1 2 3 4 टाइम्स ही है, तो ऐसा तो कार्बन का एटॉमिक मास 1 होना चाहिए। बेटा कार्बन का एटॉमिक मास 1 नहीं होता, कार्बन के एटॉमिक मास को 12 से डिवाइड करते हो ना वो 1 आता है। देखो ना, कार्बन का एटॉमिक मास तो ये रहा, उसको 12 से डिवाइड करोगे ना तो 1 AMU आएगा, है ना। कार्बन का एटॉमिक मास 1 नहीं होता, कार्बन के एटॉमिक मास को 12 से डिवाइड करने पे 1 आता है ना। अरे बेटा एक्चुअल मास ले सकते हो, एक्चुअली क्या होता है ना, हमें कई बार एक्चुअल मास नहीं पता होता। मैं क्या कह रहा हूं आपको ना, कई बार एटम का मास नहीं पता होता, आपको वो क्या कहता है, आपको रिलेटिव एटॉमिक मास दे देता है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास से आपको एक्चुअल मास निकालना होता है, हमें एक्चुअली नहीं पता होता एटम का मास। जैसे मान लो मैं तुम्हारे पास आया और मैंने तुमसे कहा ये एटम है, इसका मुझे एक्चुअल मास बता, तो तू पता है क्या बोलेगा? तो बोलेगा यार सर मुझे नहीं पता इसका एक्चुअल मास क्या है, हाँ लेकिन मुझे एक मास पता है, मैं उससे कंपेयर करूंगा इस मास को। अगर वो मास जो मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है इस स्टैंडर्ड मास से 12 गुना हैवी है ना, तो मैं कह दूंगा सर इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 12 है और इसका एक्चुअल मास 12 U है सर, जाओ घर जाओ सर। तो हमें एक्चुअल मास नहीं पता होता, कई बार हमें रिलेटिव एटॉमिक मास पता होता है, तो हम रिलेटिव से एक्चुअल मास निकाल लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हो क्या? यस, डन है क्या? है ना। देखो और एग्जांपल देता हूं, है ना, ऐसी कोई बात नहीं है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। और एग्जांपल देते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं समझ में आया तो थोड़ा और देखो। जैसे मान लो आप लोग कहते हो ना कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, बेटा जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, देखो दिक्कत क्या है ना, मैं बताऊं, ये टॉपिक ऐसा है ना जिसके बारे में अनशेंट मार्केट में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी आके लोग कुछ भी बोल देते हैं और तुम टूटा फूटा सीख के आ जाते हो, और फिर तुम क्या कर, तुम्हें लगता है कि ये जो मैंने सीखा है ना यही सही है। अब जो यहां मास्टर पढ़ा रहा है तो पता नहीं क्या बता रहा है, बेटा सही ये चीज है, तुम क्या पढ़ के आए हो मुझे नहीं पता। तो जो तुम्हें पढ़ा है ना उसको एक बार दिमाग से इरेज कर दो कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा, समझ रहे हो, वो तुम एकदम हटा दो, ये पढ़ो जो मैं बता रहा हूं उसको उसी तरीके से समझो, ठीक है, तब तुम्हें समझ में आएगा। तुम रिजिड होने की कोशिश करोगे कि मैंने तो ये सीख रखा है, ऐसा होता है, नहीं होता वैसा, है ना। हाँ, तो मैंने आपसे कहा कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 है। अब मैंने कहा एक बात बता, ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है? मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना? बोलोगे जल्दी बोलो। आप बोलोगे सर 16U लिख दो। मैंने कहा बे U व्यू में नहीं चाहिए मुझे, तुम मुझे बता दे ग्राम में। तो आपने कहा सर इस U को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर दो सर, काम बन जाएगा अपना। क्या दिक्कत है? अरे कोई बोल ही नहीं रहा है। मेरी बात समझ गए क्या? यस। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक बात बता बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन होता है 14, तो मास ऑफ वन एटम,
मास ऑफ एन एटम, जिसको आप एटॉमिक मास बोलते हो, मास ऑफ एन एटम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू कितना होगा, तो वो होगा सर 14U। और सर इस U को कन्वर्ट करना है मुझे ग्राम में, तो सर मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं, बोल दो भाई, है ना। इसी को आप लोग क्या बोलते हो, एटॉमिक मास बोलते हो। दिस इज नोन एज एटॉमिक मास। तो सर क्या एटॉमिक मास की यूनिट होती है, बिल्कुल होती है सर, एटॉमिक मास की यूनिट होती है ग्राम, है ना। आप ऐसे लिख सकते हो ना कि एटॉमिक मास ग्राम में कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन क्या रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट होती है, नहीं, रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती। क्या तुम मेरी बात समझ गए हो क्या? यस, जैसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, अरे कितना होता है मुन्ना, 32 होता है। इसका मतलब सल्फर के एक एटम का मास कितना होगा, मास ऑफ एन एटम ऑफ सल्फर। अगर तुमसे कोई पूछ ले वो कितना हो जाएगा, 32U। इसको U को कन्वर्ट कर लो। पूछ ले से एक बात याद आ गई मुझे, 2 लाइन है, सुनोगे क्या? 2 लाइन है, सुनोगे क्या? पूछ ले से कि पूछ ले अगर वो मुझसे क्या गम है। हर साल ही सुनाता हूं जनरली मैं ये चीज, है ना। हाँ, कि पूछ ले अगर वो मुझसे क्या गम है, ढंग से सुनना वरना उड़ जाएगी, ऐसे उड़ जाएगी, तुम पर हवा ही नहीं लगेगा क्या बोल दिया सर ने, है ना। और तुम्हें लगेगा कि तो फालतू बात कर दी कुछ भी। कि पूछ ले अगर वो मुझसे कि क्या गम है, तो फिर क्या गम है अगर वो पूछ ले मुझसे। इतनी थी, खत्म हो गई है। अब इसको घर जाके समझना क्या बोल दिया था सर ने, है ना। यहां तक ठीक है क्या? बोलो ठीक है दादा, बोलो बोलो, यस 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 यस, ठीक है यहां तक, अरे बोलो ना, डन है, डन है, वेरी गुड। आओ फिर एक 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 क्वेश्चन करते हैं। लो जी, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम एट 16U, और हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास दे रखा है 4। बताइए, हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 4 है, तो बताइए 16U में कितने एटम्स होंगे। वाह, बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आया होगा, ऐसे बोल रहे हो वाह। अबे बेटा, इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान आके तुमसे पूछ ले कि बता भाई क्या गम है तुझे, क्यों दुखी है, तो फिर क्या दुख है अगर वो पूछ ले मुझसे। दिक्कत यही है सर, साला इस दुनिया में कोई पूछने वाला ही तो नहीं है कि भाई तू क्यों परेशान है, क्या दिक्कत है तुझे। और अगर अपना मनपसंद इंसान, अपना पसंदीदा इंसान जिसको हम चाहते हैं कि वो हमसे पूछे, और वही अगर आगे अगर मैं पूछ ले, फिर कोई गम नहीं है सर, फिर कोई दुख नहीं है, जीवन में सब खुशी खुशी है ना। नहीं मिलते हैं भाई लोग, अब क्या करें। यस, तो इसका मैं पोल देना चाहता हूं, एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि आप लोग पोल देखें, एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि पोल आया है कि नहीं आया तुम लोगों के पास। पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये रहा। यस, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये रहा, आ गया है। पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है, आपको फटाफट जवाब देना है, बताना है, आपको फटाफट जवाब देना है, बताना है इसका सही आंसर क्या होने वाला है। यस 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 यस, हाँ, मीनिंग बहुत डीप है बेटा, बहुत डीप है, डूब मत जाना तुम बस डूब मत जाना, मैं तो तुमसे ये चाहता हूं, तुम बस डूब मत जाना। यस, आ गया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आ गया पोल, और पोल होने जा रहा है खत्म, पोल होने जा रहा है खत्म। लो जी, रिजल्ट देख लेते हैं, कितने प्रतिशत बच्चे, 89% बच्चे हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है, बहुत ही बढ़िया बात है। लीडर बोर्ड भी देख लेते हैं, देख रहे हो कोई लीडर बोर्ड पे किसी का नाम नहीं है, या फिर रुके क्या, आएगा क्या, निकल जा भाई। अरे कितना हिलाएगी इसको, बाहर आओ भाई, कौन छुपे हुए अंदर, देख रहे हो। अब क्या करे कोई इंसान, मुझे इसका वीडियो बनाने दो। क्या करे कोई इंसान, रुको जनाब। और एक काम और करो तुम लोग, जिन जिन लोगों के स्क्रीन पे पोल नहीं आया ना, अब देख रहे हो 1 मिनट तो हो चुका है, अभी तक इसने ये नहीं बताया कि लीडर बोर्ड पे कौन है। हाँ, और जिन जिन बच्चों का पोल नहीं आया ना, एक बार के लिए मुझे तुम सारे लोग बताओ, देखें इस पे कि साहब हमारे पास पोल नहीं आया, और साला तुम्हें जेई की सौगंध है बे,
और तुम्हारे घर वालों की सौगंध है अगर तुमने गलत बोला तो, जिसके पास पोल नहीं आया ना एक्चुअली वही लिखेगा कि मेरे पास पोल नहीं आया है। ठीक है, हाँ अब देख लो तुम्हें मैंने कितनी बड़ी सौगंध दे दी है, तुम्हें कितनी बड़ी कसम दे दी है, इसके बाद भी अगर तुम लोग झूठ बोले ना तो साला तुमसे निकम्मा कोई नहीं है। हाँ जल्दी से बताओ तुम, देखें किस किस के पास पोल नहीं आया है। जल्दी से बताओ किस किस के पास पोल नहीं आया है, किस किस के पास पोल नहीं आया है। और तुम्हें जेई की कसम है, जिसकी कसम तुम्हें लगती है ना उसकी कसम है तुम्हें। हाँ झूठ बोले ना अगर तुम। यस हाँ झूठ कोई नहीं बोलेगा, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं पहले से ही। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, इतना सबूत मेरे पास काफी है। अब तो साला मैं नीचे से लेके ऊपर तक सबको लपेट लूंगा। आ जाओ। तो हमने ये कहा कि सर हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास हमें दे रखा है क्वेश्चन में, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम है सर 4। इसका मतलब मास ऑफ वन एटम है ना, मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा, वन एटम ऑफ हीलियम हो जाएगा सर 14U। बोलो सर एक एटम का मास 14U है, तो बताओ 16U में कितने एटम्स होंगे। सर ये तो वही बात हो गई कि सर एक पेन के 4 रुपए लगते हैं, तो 16 रुपए में कितने पेन आएंगे। सर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे बोलिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम कितना हो गया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम हो जाएगा सर 16U डिवाइड बाई 4U, है ना, डिवाइड इज इक्वल टू 4, है ना। सिंपल सी बात है ना यार, एक एटम का मास अगर 4U है तो सर बताओ 16U में कितने एटम्स होंगे, 4 एटम होंगे। सर इसके बारे में छोड़ो ना सर, काम खत्म है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब एक चीज और देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एकदम और बढ़िया बात बताता हूं। जैसे तुम लोगों ने हीलियम को रिप्रेजेंट कैसे किया है। सर हमने आज तक हीलियम को ऐसे रिप्रेजेंट किया है 2He4। ये 4 क्या होता था सर, ये तो मास नंबर हुआ करता था, बिल्कुल सही। मैं आपसे पूछूं आपने ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट किया है, आप बोलोगे सर हमने ऑक्सीजन को ऐसे रिप्रेजेंट किया है। अच्छा वाह सर, बहुत सही बात है। मैं तुमसे पूछूं अब तुम नाइट्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, सर हम नाइट्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे सर। यस सर, आप सल्फर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, सर हमने सल्फर को ऐसे रिप्रेजेंट किया है सर। अबे तो मैंने कहा तुम एक बात बताओ, ये किसके इक्वल था, ये जो 4 था ये किसके इक्वल था। सर ये इक्वल था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। बोलो इसी के इक्वल था ना। और इसी को हमने आज क्या बोला है, इसी को हमने आज रिलेटिव एटॉमिक मास बोला है। क्या आप बात कर रहे हो सर, मैंने कहा हाँ, ये जो 16 है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल है। यही क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका मतलब सर रिलेटिव एटॉमिक मास और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या सेम होते हैं क्या। अरे बोलो ना, क्या सेम होते हैं क्या, क्या सेम होते हैं क्या। सर बिल्कुल सेम होते हैं सर। इसको क्या बोला जाता है, इसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। ये क्या है सर, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है सर। कोई बोल ही नहीं रहा। ये क्या है सर, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है सर। ये क्या है, दिस इज योर रिलेटिव एटॉमिक मास। और ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। अच्छा तुमसे कोई अगर ये रिप्रेजेंटेशन देके, अगर तुमसे कोई रिप्रेजेंटेशन देके ये पूछ ले मास ऑफ एन एटम ऑफ सल्फर, तो कितना बोल दोगे तुम। आप बोलोगे रिलेटिव एटॉमिक मास 32 है, तो एक एटम का मास हो गया 16U, 32U। खत्म, खत्म है सर, मामला बिल्कुल निपटा दिया। बोलो ना। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की कैलकुलेशन सर हमने पहले कर रखी है, सर हमने पहले सीख रखी है। बोलिए क्या बात क्लियर है, क्या समझ गए ना आप तो इस बात को। तो बस रिलेट करना था दो चीजों को कि मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और रिलेटिव एटॉमिक मास एक दूसरे के कैसे इक्वल होते हैं। और मेरे हिसाब से मैं इस बात को करने में सफल हो पाया हूं, है ना, रिलेट करने में शायद मैं सफल हो पाया हूं। क्या कहते हो तो यस, सफल हो पाया हूं क्या। अरे बोलो तो सही, जब सही सही बोलो, सही सही बोलो, सफल हो पाया हूं क्या, पक्का। डन है। हाँ। अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, देखो अभी आप लोगों ने क्या कहा, अभी आप लोगों ने क्या कहा कि सर जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो इक्वल किसके होता है। वो लिखा सर मास ऑफ एन एटम
मास ऑफ एन एटम डिवाइड बाय 1u, इसी के इक्वल होता है ना, डिवाइड बाय 1u इसी के इक्वल होता है ना। तो एक बात बताओ ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय 1/16 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या इसको? ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है रिलेटिव एटॉमिक मास का, क्या ये एक्सप्रेशन सही हो सकता है या नहीं हो सकता? तुम तो मुझे बताओ, ये जो एक्सप्रेशन है सर, ये सही हो सकता है या फिर सही नहीं हो सकता? क्या लगता है तुम्हें भाई? ये हम लोग अभी पढ़ के आए, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है सर? ये रिलेटिव एटॉमिक मास तो अभी आपने पढ़ाया था हमें, है ना सर? यही पढ़ाया था आपने कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है। ये रहा सर, ये देखो आपने फॉर्मूला लिखा था, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम डिवाइड बाय 1 EMU। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बेटा जी एक बात बताओ, क्या मैं इस रिलेटिव एटॉमिक मास को ऐसे लिख सकता हूं क्या? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, मास ऑफ एन एटम डिवाइड बाय 1/16 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ, क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता क्या? बताओ जरा, नहीं लिख सकता क्या? जल्दी बोलो। अरे भाई मुझे नीचे क्या चाहिए सर? आपको नीचे चाहिए 1u, बोलो ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? 1u चाहिए ना? यस, ठीक है सर। अब तो मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है? 16। इसका मतलब ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है? 16u। ये जो मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन ये कितना है? 16u। और 16u को 16 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 1u बचेगा। तो फॉर्मूला बन गया मास ऑफ एन एटम अपॉन 1u। यही तो होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। और सर लिख सकते हैं क्योंकि हमें नीचे 1u चाहिए और ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 16 होता है, तो एक एटम का मास 16u हो जाएगा और 16u 16 से डिवाइड करके 1u बचेगा। अरे बोल दो ना यार दादा, क्या सही कह रहा हूं क्या मैं? मतलब अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्या दिक्कत है इसमें, बिल्कुल लिख दो। अरे तुम मेरी बात समझ रहे हो क्या यार? दादा बोलना यार भाई, ऐसे लिख सकता है ना? तो सर फिर तो ऐसे भी लिख सकते हैं सर, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/14 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ नाइट्रोजन, बिल्कुल लिख सकते हो। लिखने को लिखा जा सकता है, लेकिन एक्चुअली जो रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया था वो किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया गया था? कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में। आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ ले कि क्या ऐसे लिख दूं तो ये गलत है क्या, आप बोलोगे गलत नहीं है, तो ये सही, लेकिन प्रैक्टिकली जो सबसे पहले इनिशियली रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया था वो कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ना। लेकिन ऐसा किया जा सकता है सर, इसमें कोई बुराई नहीं है सर। आप बोलो ना यार। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन और आएगा, सर कार्बन 12 ही क्यों लिया, है ना? कार्बन 12 ही क्यों लिया? तो देखो आप बोलोगे सर देखो कार्बन के तो 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है। ये कार्बन 12 ही क्यों लिया, है ना? कार्बन 12 ही क्यों लिया? तो सबसे पहली चीज आप समझो, जो कार्बन 12 है ना, इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे पहली चीज तो, और सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है। कार्बन जो होता है ना, कार्बन जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा इस कार्बन 12 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, ये ज्यादा मिलता है, एक्चुअली ज्यादा पाया जाता है नेचर में। ये क्या होता है? ज्यादा पाया जाता है नेचर में, इस वजह से हमने कार्बन 12 लिया है। ये कम पाया जाता है और कार्बन 14 तो रेडियो एक्टिव होता है सर, ये तो हार्मफुल होता है, इस वजह से इसको यूज नहीं किया जाता, है ना? ये चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसको यूज करने का रीजन सर, एक तो ये स्टेबल होता है और ये नेचर में ज्यादा पाया जाता है, अबंडेंस का मतलब ज्यादा पाया जाता है सब, ठीक है, इस वजह से। अब अगला क्वेश्चन और आ सकता है किसी के दिमाग में कि साहब कार्बन ही क्यों लिया, नाइट्रोजन क्यों नहीं ले लिया, सल्फर क्यों नहीं ले लिया, ऑक्सीजन क्यों नहीं ले लिया? एक्चुअली हुआ क्या, जब आपने कार्बन लिया ना, है ना, तो आपको जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स थे, जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स थे, उनका रिलेटिव एटॉमिक मास होल नंबर में मिला। किस में मिला? होल नंबर में मिला। किस में मिला? होल नंबर में। 1 2 3 4 5 12 15 17 ऐसे मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का। और आपको पता है कि जो होल नंबर होता है उनके साथ डील करना आसान होता है। अगर मैं तुमसे ये कहूं 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आप बोलोगे सर 12 चौक 48, खत्म कहानी। वहीं पर अगर मैं तुमसे कहूं कि 12 को 4.321 से कैलकुलेट कर, टाइम लगेगा ना यार, सही कह रहा हूं ना? तो जब आप कार्बन 12 लेते हो तो आपको मैक्सिमम एलिमेंट का जो
रिलेटिव एटॉमिक मास था वो होल नंबर में मिला, फ्रैक्शन में नहीं मिला, और फ्रैक्शन में नहीं मिला तो हमारे पास कैलकुलेशन करना आसान हो गया। तो आसान कैलकुलेशन के लिए हमने कार्बन 12 यूज किया। आप बस ये ध्यान, कार्बन यूज किया, इतना ध्यान रखो, बस ये चीज ध्यान में रखनी है। यस, अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार, दादा बोल दोगे? कोई बोलेगा? यस 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 यस। कार्बन 13 लेंगे तो चलेगा क्या बेटा? वही तो बात है सर, ऐसा करेंगे तो चलेगा क्या? अरे बेटा नहीं चलेगा, है ना, अपनी मर्जी से नहीं चलेगा। क्यों? कार्बन 13 एक तो नेचर में बहुत कम मिलता है, और दूसरा मिलेगा भी कम, और दूसरा क्या होगा सर, वो स्टेबल भी नहीं होता, इस वजह से हम लोग यूज नहीं करते। सर कार्बन के लिए हम 14 ले सकते हैं क्योंकि, अरे मैं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं बेटा? कार्बन 14 नहीं यूज किया जा सकता बिकॉज वो रेडियो एक्टिव होता है, वो स्टेबल ही नहीं होता, वो स्टेबल ही नहीं होता। किसी चीज को आप यूज कर रहे हो किसी काम के लिए तो वो स्टेबल तो होनी चाहिए ना भाई। अरे कार्बन 14 13 स्टेबल नहीं होते यार, उनको नहीं यूज कर सकते, है ना बेटा, स्टेबल नहीं होते यार, तुम समझ ही नहीं रहे हो मेरी बात को। प्रैक्टिकल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है कार्बन 14 से, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, उनको रखने की जो जगह होती है ना बहुत ऐसी खतरनाक होती है कि उसमें से रेडिएशन बाहर ना आए, तो उनको डील करना बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे यूरेनियम होता है ना, यूरेनियम ऐसे मार्केट में थोड़ी ना मिलता है, यूरेनियम आपको मिलेगा भी नहीं, है ना, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास होता है ना। ऐसा कहीं अगर यूरेनियम का भंडार मिल जाए ना देश के अंदर, तो गवर्नमेंट उसको उस पर कब्जा लेती है, कब्जा कर लेगी उसके ऊपर। आप सोचिए वो कितना ज्यादा मतलब कीमती है ना, वो बहुत ज्यादा एनर्जी का सोर्स भी होता है। वो आगे की बातें हैं, कोई बात नहीं, उसको हमें यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर C12 तो हमारी बॉडी में भी होता है? अच्छा, तुम्हारी बॉडी में भी होता है, वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बट सर नाइट्रोजन होता है ना नेचर में अबोर्डेंट। देखो इसको बोलते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, है ना, ऐसे ऐसे कहावत, ऐसे मतलब एक मुहावरा जिसको आप लोग बोलते हो ना कि अधजल गगरी छलकत जाए। आधा भरा हुआ घड़ा हमेशा छलकता है, उसमें से जो पानी है वो बाहर आता है। जो पूरा भरा हुआ घड़ा है ना, वो कभी एकदम से पानी बाहर नहीं आता अगर चलोगे तो। आधा भरा हुआ घड़ा खतरनाक होता है, वो जल्दी चलते टाइम वो गिर भी सकता है। इसी वजह से जिसके पास पूरा ज्ञान होता है वो इंसान शांत रहता है, जिसके पास आधा ज्ञान होता है वो आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। बेटा नेचर में अबंडेंट नाइट्रोजन गैस होती है, N2 गैस होती है। N2 गैस और नाइट्रोजन एटम में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है N और N2 में, है ना। अब नाइट्रोजन क्यों यूज नहीं करते और कार्बन यूज क्यों करते हैं, कार्बन ही क्यों यूज किया जाता है, उसका भी मैं आपको रीजन बता चुका हूं कि ये रीजन होता है, आसानी से मिल जाता है, सस्ता होता है, अबंडेंट होता है, और दूसरी चीज जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक मासेस होल नंबर में आते हैं। बात समझे? अरे बोलो। यस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कार्बन ही क्यों लिया सर? भाई वही तो कह रहा हूं, देखो डाउट देखो सर। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में चेंज आ गया तो फिर तो रिलेटिव एटॉमिक मास में भी तो चेंज आएगा। अबे अकल का अंधा है क्या? कैसे चेंज आएगा बे? कैसे चेंज आएगा? नीचे 1 आना चाहिए, 1 ही आ रहा है, ये देख, ये पहले भी 1 आ रहा था, आज भी 1 आ रहा है, कैसे चेंज आएगा? अगर मैं 1/14 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ नाइट्रोजन लिखूंगा तब भी नीचे 14 आएगा, तो नहीं आएगा चेंज, है ना, चेंज नहीं आएगा, वो सेम ही रहेगा। हाँ बताओ यार कैसे बात कर रहे हो, वाई नॉट हाइड्रोजन। अरे भाई जब मैंने ये बता दिया कि कार्बन क्यों यूज किया जाता है तो बाकी क्यों यूज नहीं किया जाता उसका रीजन भी मिल गया ना। अब सबका अलग अलग थोड़ी ना बताऊंगा, हाइड्रोजन क्यों करते हैं, क्यों नहीं किया, नाइट्रोजन क्यों नहीं किया, सल्फर क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने कार्बन किया। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया सर, बहुत। पेन तोड़ दें? पेन तोड़ दो, पेन तोड़ दो, है ना। हाँ सर पेन तोड़ दो ना बेटा, ये पेन वैन नहीं टूटता हमसे। ठीक है ना, यहां तक ठीक है भाई, मैं आगे बढ़ जाऊंगा अब तो मेरे हिसाब से। अब मैं आपको अगले टॉपिक पे ले चलता हूं जिसका नाम है एवरेज एटॉमिक मास, है ना। ठीक है जी, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा इससे पहले एक छोटा सा पोल और करना चाहता हूं यार मैं, है ना। एक छोटा सा पोल है जो मैं आप लोगों के साथ और करना चाहता हूं, और करना चाहता हूं मैं, है ना। और वो पोल है केमिस्ट्री से रिलेटेड, और मैं चाहता हूं कि आप निष्पक्ष अपनी राय दें, है ना। मैं ये चाहता हूं तुमसे, कितने आप में से ऐसे बच्चे हैं, पोल में आपको बताऊंगा, कि जिनको केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही,
उनको ऐसे लग रहा है कि टीचर पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, मैं अपना 100% पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूं, फिर भी मुझे केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही, टीचर सही से नहीं पढ़ा रहा, टीचर क्लास में बातें मार रहा है, या फिर बहुत ज्यादा तेज भाग रहा है, या फिर ऐसा है कि बहुत ही कम क्वेश्चंस करवा रहा है। मतलब ऐसा अगर कोई आप लोगों का डाउट है, कंसर्न है, तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, है ना, कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही, उनको ये लगता है कि यार केमिस्ट्री एकदम बेकार सब्जेक्ट है और मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, और इसमें कहीं ना कहीं टीचर की गलती है ना, उसको केमिस्ट्री नहीं समझ आने में मास्टर की गलती है कि वो मुझे समझा नहीं पा रहा। ऐसे कितने बच्चे हैं, मैं आपसे चाहता हूं, पोल आपकी स्क्रीन पर है, आप पोल में उसका जवाब जरूर दें, है ना। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। हम्म अब बेटा पोल दे दिया मैंने, आपकी स्क्रीन पर दे दिया, है ना। जितने लोगों के पास पोल आए ना, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि मैक्सिमम मतलब क्लास का माहौल यही है ना। मैं रिजल्ट देख लेता हूं एक बार के लिए ना। 73%, मतलब 26% लोगों को लगता है कि उनको अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा, ऐसा कि उनको समझ नहीं आ रही केमिस्ट्री, मतलब ऐसा है। यस, फिर तो ठीक बात है। चलिए फिर तो इसमें क्या ही बात करें आपसे, फिर तो इसमें ज्यादा बात की नहीं जा सकती। ठीक बात है। अब मैं कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें बताना चाहता हूं, स्पीड से रिलेटेड, है ना, और उन सारी। देखो पहली पहली क्लास में जब आप लोग आए थे ना, पहली दूसरी क्लास में, अब मैं कोई ये बैकअप या फिर कवर करने के लिए कोई चीज नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अर्जुना में ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं, है ना। लास्ट ईयर में अर्जुना, 2 अर्जुना ले रहा था, 1.2 2.2 दोनों ही मेरे पास थे। उससे लास्ट ईयर भी मैं अर्जुना ले रहा था, और ऐसे ही पढ़ाता हूं मैं हर साल, और इसमें तो मैं और धीरे पढ़ा रहा हूं इस बैच में। तो ये जो आप लोगों का कंटेंट मैंने दिया है ना, मतलब जो आज हमारा 9वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9 है आपका, है ना। इतना जो कंटेंट है मेरे हिसाब से 3 लेक्चर का कंटेंट है। अगर आप क्लास 12th के बच्चे होते, या फिर ऐसे मान लो कि 12th भी नहीं, आप ऐसे मान लो कि आप अगर 11th क्लास के ही बच्चे होते, है ना, जैसे मान लो लास्ट ईयर कोई 11th क्लास का बच्चा होता, तो उसको ये जो सारी चीजें हैं ये 5 से 6 लेक्चर में पढ़ा दी गई होती। लास्ट ईयर अगर मान लो आप अर्जुना के बच्चे हैं ना, तो ये सारी चीजों का जो कंटेंट है ना, वो 5 से 6 लेक्चर का है। और वो भी मैं इसलिए बोल रहा हूं 5 से 6 लेक्चर का, बिकॉज बिकॉज आप लोग नए आए हो, इस वजह से मैं 5 से 6 लेक्चर का बोल रहा हूं, वरना ये जो सारा कंटेंट है ये 2 से 3 लेक्चर का मैक्सिमम है, इससे ज्यादा लेक्चर में नहीं जाता। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि क्लास की जो स्पीड है वो ज्यादा है, तो आई कैन टेल यू यार बेटा, आप या तो गलत जगह आ गए हो, है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्लास की स्पीड ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा गलत जगह आ गए हो आप, ठीक है। अब कोई कैसे भी कह दे भले ही कि ऐसा होता है, वैसे होता है, फलाना होता है, मैं कोई यहाँ चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करना चाह रहा, है ना। मैं तुम्हें सच्चाई से अवगत करवाना चाहता हूँ, और सच्चाई ये है कि अगर तुम लोग इस स्पीड से पढ़ोगे तो तुम IIT जेई तो छोड़ो, तुम जेई के एग्जाम तक सिलेबस कंप्लीट करने लायक नहीं बनोगे। इस स्पीड में नहीं पढ़ाया जाता। तुम अपने यार दोस्त, तुम्हारे साथ के और भी बच्चे होंगे, वो कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी जाते होंगे, आप उनके लेक्चर उठा के देखना, तुम्हें पता लगेगा कि उन्होंने 9 लेक्चर में चैप्टर कितना कंप्लीट कर लिया। 9 लेक्चर में ऑफलाइन क्लास में चैप्टर खत्म हो जाता है, जो मैंने अभी मोल भी इंट्रोड्यूस नहीं किया, अभी तो पूरा चैप्टर बाकी पड़ा है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कहां पर दिक्कत है एक्चुअली। पोल नहीं आना, पोल का ये नहीं होना, पोल का वो नहीं होना, उसमें मेरा प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, उसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। तो आपको ऐसा क्लास का एक्सपीरियंस अगर पोल की वजह से खराब हो रहा है,
तो भाई उसमें मेरे हिसाब से कुछ नहीं किया जा सकता, है ना। हाँ, ये हो सकता है कि मैं आपकी जो बात है वो आगे पहुंचा सकता हूं, जो जैसा मैंने आज आपके सामने वीडियो बनाया है ना, तो वीडियो मैंने बता दिया, मैं उनके साथ शेयर कर दूंगा, मेल वेल करना है वो मैं कर दूंगा। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि भाई क्लास में बच्चों की दिक्कत आ रही है, नहीं सॉल्व हुआ एक बार मैं वापस बता दूंगा। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ इतना सा है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज कंफ्यूजन। तो मुझे एक चीज और नहीं समझ में आ रही कि अभी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आपको कंफ्यूजन किस चीज का है। यह आज 9वां लेक्चर है, इस 9 लेक्चर में से जो 7 लेक्चर हैं, 7 लेक्चर मैंने आपको क्लास 9th और 10th का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। मैंने आपको यह बताया कि मैटर क्या होता है, मैटर का क्लासिफिकेशन क्या होता है, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होता है ना, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, जिसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं हो, फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, मैंने पढ़ा दिया क्योंकि फिजिक्स में नहीं हो रहा इस समय। साइंटिफिक नोटेशन मैथ्स का टॉपिक है, मेरी केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है उस चीज का। मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि कंफ्यूजन किस बात का है। अभी आप लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं है कुछ भाई, तुम लोगों ने स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तुमने सिर्फ केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ा है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। तो कंफ्यूजन किस बात का है? क्या आपको यह कंफ्यूजन है कि H2 एक मॉलिक्यूल होता है कि एलिमेंट, क्या कंपाउंड होता है कि एलिमेंट? ये अगर कंफ्यूजन है तो यार फिर तो मतलब मैं भी इसमें बहुत ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो मैंने पढ़ाया सब कुछ बड़े आराम से, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी हालांकि उसकी, बट फिर भी पढ़ाया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्योंकि मेरे पास जो लेट से मुझे जो ऐसी फील आई या फिर जो मुझे बताया गया कि साहब क्लास में ना बच्चों को समझ नहीं आ रहा है केमिस्ट्री, आप क्या पढ़ा रहे हो, तो मैंने कहा यार मैं आज खुद ही पूछ लेता हूं कि हाँ दिक्कत कहां आ रही है। क्योंकि अगर इस तरीके से अभी नहीं समझ में आ रहा तो जब मैं आगे बढ़ूंगा, जब मैं तुम्हें मोल बताऊंगा, मोल कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, कुछ और चीजें करवाऊंगा, तो कैसे आएगा। और मतलब मैं आपको बताऊं, ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई कल परसों से पढ़ा रहा हूं, मेरे करियर का ये 11 साल मुझे हो गए हैं पढ़ाते हुए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन इतने टाइम में मुझे कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं फेस हुआ कि किसी को लगे कि यार मुझे केमिस्ट्री नहीं समझ में आया ना, उसको 9 लेक्चर में उसको यहां तक पढ़ाया गया हो और फिर भी उसको नहीं समझ में आ रहा कि साहब कहां दिक्कत कहां है, वो मुझे नहीं समझ में आ रही है एक्चुअली। तो थोड़ा सा अगर आप लोग स्पेसिफिक हो गए, इसी वजह से मैं कहता हूं कि जो कमेंट्स होते हैं ना तुम्हारे, उस कमेंट्स में तुम स्पेसिफिक चीज लिखा करो, तुम वो लिखा करो जो एक्चुअली काम की है। तुम अगर उसमें बातें करोगे, है ना, किसी के नंबर मांगोगे, किसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल मांगोगे, या कुछ और फालतू बकवास करोगे, स्पैम करोगे, तो उससे क्लास का एनवायरनमेंट नहीं पता लगता। मैं हमेशा बोलता हूँ ये, वो कमेंट्स में मैं देखता हूँ, उसमें भी मुझे नहीं समझ में आता कि कहीं पर कोई कंफ्यूजन है क्या, क्या दिक्कत क्या एक्चुअली मुझे नहीं समझ में आ रही, है ना। तो ठीक है, चलो करते हैं कोशिश, और करेंगे भाई कोशिश, अब और क्या कर सकते हैं, है ना। शायद मास्टर में कमी होगी, कोई साला नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, इतने सारे बच्चों, इतना तो परसेंटेज साला मैं सिलेबस करवा देता हूँ ना, तब भी लोग नहीं बोलते कि हमें नहीं समझ में आया। अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए, मतलब सही बता रहा हूँ मैं, और फर्स्ट टाइम है ऐसा साला। चलो भाई थोड़ी और कोशिश। एक चीज मैं और भी बताऊं आपको, एक चीज मैं आपको और बता दूं, कई बार ना हमारी एक्सपेक्टेशन होती है थोड़ी सी 9-10 से कंपेयर करने की, है ना। 9-10 से हम लोग कंपैरिजन करते हैं अपना जो भी सिलेबस है, करिकुलम है उसका। तो थोड़ा सा रियलिटी चेक यही है बेटा, और मैं हमेशा बोलता हूं कि क्लास 9th और 10th, इन 2 सालों में जितनी तुमने पूरी केमिस्ट्री पढ़ी है ना, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, वापस सुनो। क्लास 9th और 10th, इन 2 सालों में तुमने जितनी केमिस्ट्री पढ़ी है ना, पूरी केमिस्ट्री, वो पूरी केमिस्ट्री से ज्यादा कंटेंट है इस एक चैप्टर में, मोल कॉन्सेप्ट में। और बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैं ये चीज, ऐसे हवा में फेंक नहीं रहा, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा मैं, जो सच्चाई है मैं यही मैं कह रहा हूं ना, कि मेरे से वो मस्का नहीं लगाया जाता है ना। मेरे से ये नहीं होता कि मैं तुम्हें रोटी तोड़ के तुम्हारे मुंह में डाल दूं और बोले बेटा खा ले, नहीं। मैं चाहता हूं कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल बनो, है ना, थोड़ा मेंटली थोड़ा स्ट्रांग बनो, टफ बनो, क्योंकि जीवन आगे ऐसा ही है। तो क्लास 9th 10th पूरे 2 साल का केमिस्ट्री जो तुम लोगों ने पढ़ा है, और क्लास 11th का जो एक चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, उन 2 सालों में जितनी तुमने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी ना, उससे 4 गुनी केमिस्ट्री तुम एक चैप्टर में पढ़ लोगे।
तो आप वापस समझो कि तुम किस चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम 9-10 से कंपेयर करो कि जिस तरीके से तुम्हें वहां पूरी क्लास में 4 स्लाइड बताई जाती थी, मान लो एक बार के लिए, क्योंकि वहां सिलेबस ही इतना होता है, 4 चैप्टर है केमिस्ट्री के, उन 4 चैप्टर को पूरे साल पढ़ाना है, तो ऑब्वियस है वहां पर थोड़ा थोड़ा कंटेंट देना पड़ता है। बहुत सारी बातें भी होती हैं क्लास में, टीचर आपसे ज्यादा इंटरेक्ट कर पाता है, आपके बहुत ज्यादा डाउट्स होता है वो क्लास में सॉल्व कर पाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा पाता है। 11th क्लास में उतना एक्सपेक्ट मत करो भाई मेरे से, और किसी भी टीचर से मत करो, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। तुम आप समझो कि तुम कितना कितना कंटेंट है जो यहां देने वाले हो, कितना कंटेंट है जो तुम यहां करने वाले हो। तो जब तुम इतना सब कुछ पढ़ने के लिए आए हो, तो तुम कैसे ये सोच सकते हो कि वहां से इसको कंपैरिजन करें हम 9-10 से। भूल जाओ, वो 9-10 जा चुकी है, अब 11th में आओ, थोड़ा बड़ा बनने की कोशिश करो, ठीक है ना, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश करो। मैंने भले ही 5 क्वेश्चन तुम्हें क्लास में करवाए, मुझे पता है कौन से टॉपिक पे 5 करवाने और कौन से टॉपिक पे 50 करवाने। मोल कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं 50 क्वेश्चन भी करवाऊंगा एक टॉपिक पे, लेकिन मैं यूनिट कन्वर्जन पे 50 क्वेश्चन नहीं करवा सकता, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा, है ना। और मैं तुम्हें यूनिट कन्वर्जन पे 50 क्वेश्चन करवा के खुश भी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें ऐसी फीलिंग लाना ही नहीं चाहता, गंदी फीलिंग, गलत फीलिंग, कि हाँ तुम्हें ये चैप्टर समझ में आ गया है। मैं 5 आसान क्वेश्चन करवा के तुम्हें ये फील नहीं दिलाना चाहता कि भाई तुम बहुत बड़े 30 मार्क बन गए हो, क्योंकि जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा कि तुम कहां स्टैंड कर रहे हो, तुम्हें कितना ये चैप्टर समझ में आएगा, वो कैसे आएगा तुम्हें, जब तुम अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। तो या तो मैं तुम्हें ऐसी फीलिंग दिलाऊं, बहुत सिंपल बहुत साधारण चीज क्लास में करवाऊं, और मैं बोलूँ ये देखो ये तुमने समझ लिया, इसका मतलब तुमने मोल कॉन्सेप्ट समझ लिया, मजा आ गया, तुम बताओ और कुछ नहीं चाहिए। अगर इस फीलिंग के माहौल में आना चाहते हो तो वो भी करना मेरे लिए बहुत आसान काम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम लुल क्वेश्चन तुम्हें क्लास में करवाऊंगा, खुश हो जाओगे तुम भी, मजा आ जाएगा, तुम्हें लगेगा भाई क्या टीचर है, केमिस्ट्री का मास्टर तो एकदम जबरदस्त है ना। ढेर सारी क्लास में मैं तुमसे बातें करूंगा, 1.5 घंटे 1.25-2 घंटे क्लास होती है, उसमें कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा मैं तुमसे बात करूं, तो तुम्हें लगा है क्लास बोरियत भी नहीं हो रही है ना, क्लास में मजा भी आ रहा, सब तो खूब सारी बातें करते हैं, इतनी सारी कहानियां सुनाते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास कहानी नहीं है, बताने के लिए टाइम नहीं है, बस बात इतनी सी है ना। बातें करना सबको अच्छा, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं आऊं और बढ़िया साला 15 मिनट पढ़ाया, फिर बातें, फिर पढ़ाया, फिर बात, लेकिन वो बेटा वो मुझे नहीं अच्छा लगता ये सारी चीजें करना। मुझे लगता है कि अब तुम जेई के लिए प्रिपेयर करने आए हो, तो फिर तुम उस सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करो यार, कहने का मतलब ये। और मैं थोड़ा ऐसे ही हूं यार, मतलब मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं एक्चुअली, है ना, मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं, यही मेरा पढ़ाने का तरीका है। तुम्हारी क्लास में तो मैं बहुत लीनियंट हूं यार, तुम्हारी क्लास में तो मैं खूब सारी बातें करता हूँ, बातें भी करता हूँ, 2-4 कहानी भी सुना देता हूँ, है ना, एंगेजिंग करने की कोशिश करता हूँ। इतना नहीं हूं मैं एक्चुअली, मैं आपको बताऊं तो ये तो मैं अपने कैरेक्टर से ज्यादा चीज तो मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। मैं ऐसा टीचर रहा हूं जिसका सिलेबस सबसे जल्दी खत्म होता है, सबसे टाइम पे खत्म होता है ना, तो मुझे डिले करना भी पसंद नहीं है ना। तो क्योंकि मेरे पास काफी दिनों से ये सारी चीज आ रही थी कि सर ऐसा हो रहा है क्लास में, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो मुझे लगा कि आज आपसे बात कर ही लेनी चाहिए, है ना। और आज वैसे भी अपनी क्लास इतनी डिस्टर्ब रही है, मैंने कहा यार आज बात कर ही लो, सारा क्या दिक्कत क्या है तुम लोगों को। तो अगर जेन्युइन प्रॉब्लम तब होती जब मैं ये चीज सुनता ना, महीने भर बाद सुनता ना, तब मुझे लगता है कि जेन्युइन प्रॉब्लम होती। रीजन की महीने भर बाद ये जो चैप्टर है ना, बहुत कुछ हो जाता, तब तुम्हें भी समझ में आता कि भाई क्या चीज है मुझे नहीं समझ में आ रही, किस तरीके से समझाना चाहिए। लेकिन अब अगर मुझे कोई कहे कि साहब हमें समझ, 4 क्लास के बाद ही मुझे बोला गया कि बच्चों को नहीं समझ में आ रहा केमिस्ट्री, मैंने कहा 4 क्लास में मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, इसमें समझने का क्या है भाई, पहली क्लास में तो कुछ पढ़ाया नहीं था, मैंने 4 क्लास बाद ही तुमने डिसाइड कर लिया केमिस्ट्री तुम्हें नहीं समझ में आ रही। मैंने कहा ये क्या है यार, मैंने कहा एक बार के लिए बात कर ही लेते हैं, तुम्हारे दिमाग में अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ है ऐसी चीज, तो मैं बता देता हूं, मतलब कि ऐसा है यार, थोड़ा सा इस तरह का है। और मैं आपको बताऊं, हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग है ना यार, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, सलीम सर का पढ़ाने का तरीका अलग है, सचिन सर का पढ़ाने का तरीका अलग है ना, सबका तरीका अलग अलग है। एक ही पेंट सबके नहीं घुस सकती ना अंदर, तो सब लोग यूनिक हैं। मैं अगर सलीम सर बनने की कोशिश करूं या सचिन सर बनने की कोशिश करूं तो गलत हो जाएगा मेरे लिए, जो मैं हूं वही नहीं रहूंगा।
सलीम सर मेरी तरह बनने की कोशिश करेंगे तो जो सलीम सर है वो नहीं रह पाएंगे। सलीम सर अगर मान लो सचिन सर सलीम सर बनने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं रह पाएंगे जो वो हैं। तो सबका पढ़ाने का तरीका अलग है, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा सा यार अगर कोशिश करो कि तुम समझने की कोशिश करो, 2 बार रिवाइज करो, और नहीं हो पाता तो फिर देखेंगे और कुछ देखेंगे, और तो मैं क्या कर सकता हूं मतलब। लेकिन मैं आपको बताऊं, दिस इज द बेस्ट वर्जन ऑफ मी, है ना। जो मैं कर रहा हूं मुझे लगता है तो मैं सही कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो 11 साल से यही करता आया हूं बेटा। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया अलग से, और भगवान की दया से मुझे कभी सुनने को नहीं मिला कि मैं केमिस्ट्री नहीं समझ में आई 11 सालों में। दिस इज द फर्स्ट टाइम, और इसी वजह से मैं एक्चुअली तुमसे जानना चाहता हूं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे तुम बताओगे तो ज्यादा सही रहेगा। सिर्फ ऐसे लिख देना कि कंफ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, वो कोई इलाज नहीं है उस चीज का। कंफ्यूजन किस चीज में हो रहा है, क्या चीज नहीं समझ में आ रही है। एक चीज को 4 बार रिपीट कर दिया फिर नहीं समझ में आए तो फिर कहां प्रॉब्लम है ना। तो मैं चाहता हूं तुम लोग स्पेसिफिकली जो भी आपका कमेंट सेक्शन होता है उसमें एक बार लिखो ये चीज कि साहब मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं रिवाइज भी करता हूं, वापस घर जाके लेक्चर भी वापस देखो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना? तो देखना इस चीज को, और बाकी नहीं होता तो फिर अगर ऐसा लंबा रहा तो लंबा तो नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। देखो सीधी सी बात यही होती है भाई, अगर आपको लंबे टाइम तक नहीं समझ में आएगा तो नहीं चलेगा ज्यादा, है ना। फिर मैं बोल दूंगा कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं शायद नहीं पढ़ा पाया इस बैच में, कोई और तुम्हें किसी और को मौका मिलेगा, है ना, जो शायद तुम्हें समझा दे, है ना। तो एक बार के लिए और कोशिश करो, देखते हैं अगर हो पाए तो एक वीक और ट्राई करते हैं ना। क्या पता मैं तुम्हें समझा पाऊं, कुछ और मैं मतलब कुछ ऐड करने की कोशिश करता हूं, है ना। और तुम लोग भी करना एफर्ट, क्या पता तुम्हें समझ में आ जाए केमिस्ट्री, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं ये भी कह दूं, सच्चाई यही है कि यार जब आप क्लास 11th में आते हो ना, तो सबसे जो टफ लगती है ना शुरू के 2 महीने में, वो सबसे टफ केमिस्ट्री लगती है, फिजिकल केमिस्ट्री खास तौर से। जब तुम यही अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो तुम्हें इतना टफ नहीं लगेगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तब तक तुम सेट भी हो चुके होते हो, 2 चैप्टर पढ़ लेते हो फिजिकल केमिस्ट्री के, और वहां कुछ चीजें अलग भी है। जब वहां न्यूमेरिकल्स नहीं है तो वहां तुम्हें थोड़ा सा आसान लगेगा। इनऑर्गेनिक मैं खुद पढ़ाता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लास्ट ईयर में अर्जुना 1.0 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया मैंने, 2.0 में मैंने फिजिकल पढ़ाया, है ना। तो देखो एक बार करो कोशिश, देखते हैं, है ना। हो जाएगा यार, इतना टफ नहीं है। तुम पता नहीं क्यों सोच रहे हो इतना कि ये है वो है फलाना है ढिमका है, इतना टफ नहीं है यार। ये सब्जेक्ट बहुत आसान सब्जेक्ट है, कहाँ इसमें मुश्किल होता है ना। चलो एक बार के लिए और करते हैं, है ना। हम लोग ट्राई करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ने की, ठीक है। हाँ लेकिन मैं कोई तुम्हारे दिमाग को वो करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, है ना। एक चीज ये भी ध्यान रखो, मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा मोटिव भी यही है। ऑब्वियस है तुम किसी उम्मीद से आए हो यहाँ, है ना, कि यार मुझे केमिस्ट्री समझना है, मुझे यही करना है। तुम भी किसी उम्मीद से आए हो, मैं वो तुम्हारे दिमाग में को कुछ अलग डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसी तरह का टीचर हूँ यार, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। अपने करियर के 6 साल मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है, ये ऑनलाइन तो पिछले 4-5 साल में पढ़ाने लगा हूँ, है ना। तो ऑफलाइन में मैंने पढ़ाया, मुझे पता होता है बच्चे का एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, मैं समझता हूँ पहले से। जिसने करियर की शुरुआत ऑनलाइन से करी होती है ना, थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चों के एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स आती है। मुझे पता है, 6 साल मैंने पढ़ाया यार ऑफलाइन, इस चैप्टर में कहाँ प्रॉब्लम, मैं एक एक चीज बता सकता हूँ, और वो चीज मैं पहले से ही बता देता हूँ क्लास में कि तुम्हें ये डाउट आएगा, तुम्हें इस तरह का डाउट आएगा, तुम्हें आगे चल के ऐसे क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम होगी, तुम इस तरीके से समझो इसको इस तरीके से करो, है ना। तो वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश, मैं तो आपसे ये भी चाहता हूँ कि आप अपना प्रॉपर फीडबैक ही दें, जो आपको लगता है वही दें, है ना। ऐसा ना लिखें कि समझ में नहीं आ रहा फिर भी आप लोग लिखोगे नहीं मुझे तो समझ में आ रहा है जी। सर को बुरा लगने की कोई बात नहीं है इसमें यार, देखो सीधी सी बात है, आपको नहीं समझ में आ रहा, खत्म, आपने पैसा दिया है, मैं नहीं समझा पा रहा, बिल्कुल वो गलत बात है, आपको समझ आना चाहिए। मैं नहीं तो कोई और समझा पाएगा तुम्हें, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है मेरे लिए, है ना। ठीक है, आ जाओ हम लोग पढ़ते हैं। आओ आओ पढ़ते हैं हम। और रही बात पोल वोल की, तो यार और दूसरी चीज मैं ये भी बोलूं ना, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मतलब हर साल अर्जुना, लक्ष्य, प्रयास मैंने पढ़ाए यार बैच में, हर साल ही पढ़ाता हूं, हर साल ही पढ़ाता हूं मैं,
और आप ये समझ लो कि मतलब लक्ष्य पढ़ा रहा हूं या फिर प्रयास पढ़ा रहा हूं या फिर अर्जुना 1.0 पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ऐसा है कि कहीं ना कहीं मैं ठीक पढ़ा लेता हूं, है ना। ऐसे उम्मीद होती है ना सिस्टम को कि यार थोड़ा सा टीचर ठीक होगा, इस वजह से बच्चों के साथ थोड़ा मिलके रहेगा। तो इस वजह से ये बैचेस भी मतलब मेरे पास रहे हैं 2-3 साल से। तो मैं सही बताऊं यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें। मैंने कहा सीधी मैं तुमसे बात करता हूँ ना, सीधी स्पष्ट शब्दों में, तीसरे से क्या ही बात करने की, क्या नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है ना। चलो हम लोग एवरेज एटॉमिक मास पढ़ते हैं, आइए। सुनो क्या होता है। तो अभी आपने कहा सर जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ना, अभी हमने कहा कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर होता है साहब, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स के बराबर, है ना। या तो भाई 4 न्यूक्लियॉन्स होंगे, 5 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे। भाई नंबर जो है ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 19.5 न्यूक्लियॉन्स हो। अरे बोलो ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना यहां की नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 19.5 हो जाए। मतलब ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है जनरली फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तुम्हें लगता है ना ऐसा। भाई को ये थोड़ी हो सकता है 20.5, 25.5, 22.5, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। 22.5, 22.35, है ना, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना भाई। ये नंबर जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये एक नंबर होल नंबर होना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मुझे एक बात बताइए आप कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, जो क्लोरीन होता है इसका एटॉमिक मास आप लोगों ने कितना पढ़ा है, जल्दी से बताओ। हाँ जल्दी बताओ। जल्दी बताओ आप लोगों ने क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना पढ़ा है। यस, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना पढ़ा है। यही पढ़ा ना आप लोगों ने कि साहब क्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक मास 35.5 यू होता है ना। दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अरे दादा ऐसे तो पढ़ा है। इसका मतलब इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना रहा होगा, 35.5। अब तुम मुझे ये बताओ साले नंबर फ्रैक्शन में कैसे आ सकता है। भाई नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स फ्रैक्शन में कैसे आ सकते हैं सर, ये तो होल नंबर आना चाहिए था। भाई 50 न्यूक्लियन, 32 न्यूक्लियन, 34 न्यूक्लियन, 20 न्यूक्लियन, 10 न्यूक्लियन, 2 न्यूक्लियन, होल नंबर आना चाहिए ना। यहां 35.5 ये फ्रैक्शन में कैसे आ गया। लफड़ा है कि नहीं है, डाउट समझ में आया तुम्हें। अरे मेरी बात समझ रहे हो। तो ये जो एटॉमिक मास है ना बेटा, पहली चीज ये फ्रैक्शन में कब आता है, ये फ्रैक्शन में कब आता है, ये फ्रैक्शन में तब आता है जब किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हो। इन केस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। अब मुझे लगता है कि आपको आइसोटोप्स के बारे में बता ही देना चाहिए भाई, मुझे लग रहा है डेफिनेशन लिखवा ही देनी चाहिए। साला हो सकता है ये भी ना बताओ किसी को, फिर तुम कल को बोलोगे भाई मास्टर पढ़ाता ही नहीं है अच्छे से। लो आओ आइसोटोप्स बता देता हूं पहले, और फिर उसके बाद हम लोग वापस आएंगे, है ना, उस टॉपिक पे वापस आएंगे फिर। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं, डिफरेंट एटम्स, है ना, लिख लो, चलो डेफिनेशन लिख लो इसकी। आइसोटोप्स क्या होते हैं, डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, having same atomic number, एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग Z से दिखाते हैं, है ना, एटॉमिक नंबर सेम होगा एंड डिफरेंट मास नंबर्स, है ना, डिफरेंट मास नंबर। उनका क्या डिफरेंट होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं आप लोगों को, है ना, एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आप लोगों ने 3 पढ़े होंगे, है ना। हाइड्रोजन के आइसोटोप आपने 3 पढ़े होंगे। एक होता है साहब 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3। आप इन तीनों आइसोटोप को देखो, तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, इन तीनों का जो मास नंबर है वो अलग अलग है तो ये हाइड्रोजन ही, एलिमेंट तो सेम ही है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन के 3 एटम है इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर अलग अलग है। इसका मतलब ये क्या है, दीज आर दी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसको प्रोटियम बोला जाता है, इसको पी से दिखाया जाता है, इसको ड्यूटेरियम बोला जाता है, इसको डी से दिखाया जाता है, और इसको ट्रीटियम बोला जाता है, इसको टी से दिखाया जाता है। यस, और साहब ये जो ट्रीटियम है सर ये होता है रेडियो एक्टिव। ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है।
बहुत बढ़िया बात है। वैसे ही अगर मान लो मैं तुम्हारे सामने एग्जांपल लिखूं किसके, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, अभी मैंने आपको बताया था आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है बेटा। देखो जरा कार्बन के आइसोटोप कौन कौन से होते हैं साहब। कार्बन का एक आइसोटोप होता है कार्बन 12, कार्बन C6, 6C12, एक होता है 13, एक होता है 14। चेक कर लो भाई, ये तीनों के तीनों ही कार्बन है भाई, देख लो। यस, अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार, है तीनों कार्बन ही, लेकिन तीनों का देख रहे हो मास नंबर जो है सर वो अलग अलग है। इसका मतलब ये तीनों क्या है, आइसोटोप्स है सर। बहुत अच्छी बात है। एक और देखो, जैसे मान लो मैं लिख दूं तुम्हारे सामने आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है सर। वो होता है देखिए क्लोरीन का 35, एक आइसोटोप ये होता है, और सर एक आइसोटोप ये भी लिख सकते हो 37। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात, होता क्या है कि ये जो कार्बन है, मुझे बताओ इसका सबसे ज्यादा अबंडेंट आइसोटोप कौन सा है। सॉरी हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का सबसे अबंडेंट आइसोटोप कौन सा है, सबसे ज्यादा मिलने वाला आइसोटोप कौन सा है भाई। हाइड्रोजन नेचर में सबसे ज्यादा कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्रोटियम की फॉर्म में, ड्यूटेरियम की फॉर्म में, या फिर ट्रिटियम की फॉर्म में। जल्दी बताओ जरा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस यस यस, अरे तुम लिखो यार, तुम क्यों फालतू बात कर रहे हो। ठीक है, हाँ हाँ, ये बताओ जल्दी से। सबसे ज्यादा अबंडेंट आइसोटोप आपने कौन सा देखा है, जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा अबंडेंट आइसोटोप आपने कौन सा देखा है। एक मिनट रुकना, लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था क्या आप लोगों को, दिया ही होगा कुछ ना। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन दिया था, अभी डिस्कस करते हैं बेटा, उसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे ज्यादा प्रोटियम होता है सर, ये वाला आइसोटोप ना है, इसका परसेंटेज अबंडेंस ये सबसे ज्यादा मिलता है नेचर में। तो अगर मैं परसेंटेज अबंडेंस की बात करूं ना, नेचर में सबसे ज्यादा कौन मिलेगा, परसेंटेज अबंडेंस सबसे ज्यादा किसकी होती है, प्रोटियम की सबसे हाईएस्ट होती है। वैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कौन सा कार्बन का एक आइसोटोप है जो नेचर में सबसे ज्यादा मिलेगा, किसकी परसेंटेज अबंडेंस सबसे ज्यादा होती है, तो सर आप बोलोगे कार्बन 12 की परसेंटेज अबंडेंस नेचर में सबसे ज्यादा होती है। वैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्लोरीन में से, इन दोनों आइसोटोप में से कौन सी क्लोरीन की परसेंटेज अबंडेंस ज्यादा होती है, कौन नेचर में ज्यादा मिलेगा, तो आप बोलोगे सर क्लोरीन 35 जो है सर उसकी परसेंटेज अबंडेंस ज्यादा होती है। क्या मेरी बात समझ में आई। इसका मतलब जितने भी आइसोटोप्स होते हैं साहब, उन सब की परसेंटेज अबंडेंस सेम नहीं होती, कि सब का परसेंटेज अबंडेंस अलग अलग होता है। जैसे मान लो क्लोरीन नेचर में 75% इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, 75% और 25% इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेट से प्रोटियम जो है वो 70% इस फॉर्म में, नंबर दे रहा हूं ऐसा, ये डिफरेंट भी हो सकता है ना, कि भाई सबसे ज्यादा प्रोटियम प्रेजेंट होगा। हाइड्रोजन जो है नेचर में 90% प्रोटियम की फॉर्म में मिलेगा, 8-9% इस फॉर्म में मिलेगा, 1-आधा% इस फॉर्म में मिलेगा। तो सब सारे आइसोटोप्स की जो परसेंटेज अबंडेंस होती है नेचर में अलग अलग होती है। अब कोई ये बोलेगा सर क्या हमें पता लगेगी परसेंटेज अबंडेंस कितनी होती है, नहीं, आपको नहीं पता है ना। वो एक डेटा है, वो आपको याद भी नहीं रखना। वो डेटा क्वेश्चन में गिवन होता है कि इसकी परसेंटेज अबंडेंस इतनी होती है, ये नेचर में इतनी परसेंट मिलता है, ये नेचर में इतनी परसेंट मिलता है। तो मैं आपको बताऊं, अगर मैं इन सारे आइसोटोप के परसेंटेज अबंडेंस को भी कंसीडर करता हूं, तो एक नया एटॉमिक मास डिफाइन होता है जिसको बोला जाता है एवरेज एटॉमिक मास। यस, उसको क्या बोला जाता है, एवरेज एटॉमिक मास। अब इस एवरेज एटॉमिक मास की अगर मैं डेफिनेशन लिख दूं ना, इस एवरेज एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होती है समझ लो। आप जब भी किसी का एटॉमिक मास फ्रैक्शन में देख लो, जिसका भी एटॉमिक मास तुम्हें फ्रैक्शन में मिल जाए, तुम समझ लेना कि उसका वो एटॉमिक मास कौन सा एटॉमिक मास है, वो है एवरेज एटॉमिक मास। तो इसका मतलब ये जो 35.5 U है, 35.5 U, दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। जिसका भी फ्रैक्शन में दिख जाए तुम्हें, वो कौन सा है, एवरेज एटॉमिक मास है, जिसमें क्या कंसीडर किया गया है, आइसोटोप्स और उनकी परसेंटेज अबंडेंस को कंसीडर किया गया। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, देखो इसका फॉर्मूला बनता है एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1। कैसे निकालते हो आप लोग, जो पहला आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास और इसके एटॉमिक मास को
मल्टीप्लाई कर दो इनटू इट्स परसेंटेज अबंडेंस। ये क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है, ठीक है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1 इनटू परसेंटेज अबंडेंस। अभी मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा, है ना, आप चिंता मत करना। और दूसरी चीज यहां पर लिखो, आप देखो यहां क्या लिखोगे, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2 इनटू इसकी परसेंटेज अबंडेंस, है ना, इट्स परसेंटेज अबंडेंस। ठीक है, प्लस अगर और भी तीसरा भी आइसोटोप होता तो सेम यही चीज तीसरे आइसोटोप के लिए लिखते, चौथा होता तो चौथे के लिए लिखते, और इसको डिवाइड कर देते कितने से, 100 से, है ना, इसको कितने से डिवाइड कर देते, 100 से। आपको क्या मिल जाता, एवरेज एटॉमिक मास मिल जाता। आपको क्या मिल जाता बेटा, एवरेज एटॉमिक मास मिल जाता, है ना, आपको क्या मिल जाता, एवरेज एटॉमिक मास मिल जाता। देखो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर दे रहा हूं एग्जांपल। ये 35.5 कैसे है पता है, समझो, एग्जांपल यहां दे रहा हूं। सर जो क्लोरीन होता है ना, उसके दो आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ठीक है, समझना इसको अच्छे से। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में उसने लिख दिया कि जो परसेंटेज अबंडेंस होती है ना, अरे बेटा पढ़ाई कर लो यार, अब क्यों क्यों स्पैम कर रहे हो फालतू। जो परसेंटेज अबंडेंस होती है ना, वो होती है 75% इसकी और 25% इसकी। ये परसेंटेज अबंडेंस का मतलब समझते हो क्या आप, कि सर जो नेचर में क्लोरीन आपको मिलेगा, नेचर में जो क्लोरीन आपको मिलेगा 75% 75% 35 की फॉर्म में मिलेगा, 25% 37 की फॉर्म में मिलेगा। तो अगर तुम्हारे पास एटॉमिक मास है दोनों आइसोटोप्स का, उनकी परसेंटेज अबंडेंस है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा क्लोरीन का, तो फॉर्मूला क्या है आपके सामने, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1, आइसोटोप 1 का एटॉमिक मास कितना दे रखा है, 35 इनटू इट्स परसेंटेज अबंडेंस। इसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी दे रखी है, 75। ठीक है सर, प्लस एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2 कितना है, 37 इनटू इट्स परसेंटेज अबंडेंस कितनी है, 25 और डिवाइड बाय 100। बस खत्म। इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे ना बेटा जी, तो ये मिलेगा 35.5। ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये मिलेगा 35.5, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। मेरी बात समझिएगा आप लोग, यस, ये बात समझेंगे आप लोग। ठीक है, डन है, बहुत बढ़िया। तो इसको एक बार के लिए लिखो, डन लिखो जरा, कि सर ये हो गया है। अब इस पे बेस 2-3 क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना, इस पे बेस 2-3 क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट लिखो जरा, इस पे बेस 2-3 क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आओ ये क्वेश्चन करते हैं, देखो ये रहा, एक बार के लिए क्वेश्चन देखो जरा। इस पे ना 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इस टॉपिक पे 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो ये वाला टाइप है और एक दूसरे टाइप है ना, ये दोनों टाइप के मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको भी। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे सामने क्या लिख रहा है, कहता है कि जो बोरोन है उसके 2 आइसोटोप है, देखो एक है बोरोन 10 और दूसरा है बोरोन 11। इनकी परसेंटेज अबंडेंस दे रखी है, एक की है 19.4% और दूसरे की है 80.6%। ये 2 परसेंटेज अबंडेंस आपको क्वेश्चन में दे रखी है, और आपसे पूछता है कि एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा बोरोन का। ठीक है, तो देखो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या लिखवाया था आपको, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1, आइसोटोप 1 कौन, बोरोन 10, इसका एटॉमिक मास कितना दे रखा है, 10 इनटू इसकी परसेंटेज अबंडेंस। इसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है, देखो 19.4, यस यही है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2, है ना, आइसोटोप 2 उसका एटॉमिक मास कितना है, 11 है सर,
और उसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी दे रखी है 80.6। सर दो ही आइसोटोप है, ठीक है सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, वो क्या बन जाएगा, उसका एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा। यस, अरे बोलो तो सही, क्या यही होगा क्या? यस 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 यस, बहुत बढ़िया सर। अब ये तो कैलकुलेशन है यार, कर लोगे मेरे हिसाब से 10.8 आएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा, 10.8 आएगा, चेक करना जरा, 10.8 आएगा, चेक कर लेना। यूनिट क्या होगी साहब, यू में होनी है यूनिट, और क्या होनी है, आप इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अरे इसका क्या पोल देना है भाई, इसमें इसमें कोई पोल वोल नहीं बनेगा, हाँ इसमें कोई पोल नहीं बनेगा, सीधा सा क्वेश्चन है, बताओ इसमें क्या पोल देना है। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन, इसको ट्राई करना जरा आप खुद से, है ना, ये वाला क्वेश्चन इसको ट्राई करो जरा खुद से, कैसे होगा, एक बार के लिए ट्राई करो साहब, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, हाँ कैसे करेंगे, फटाफट देखो, एक बार ट्राई करो जरा। हो गया, हाँ जी हो गया क्या, किसी ने किया नहीं, ये इस पे पूछा जाने वाला दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। देखो पहले टाइप में वो क्या करेगा, पहले टाइप में आपको एटॉमिक मास भी दे देगा और उनका परसेंटेज अबंडेंस दे देगा, और दोनों देखिए तुमसे रिलेटिव एटॉमिक सॉरी एवरेज एटॉमिक मास पूछेगा, बताओ इसमें तो कुछ बचता ही नहीं है, फिर मल्टीप्लाई करना होता है सिर्फ। जो दूसरी टाइप का क्वेश्चन है ना, जो दूसरी टाइप का क्वेश्चन है वो इस तरह का बनेगा, आपके पास दो आइसोटोप है कार्बन 12 और कार्बन 14, आपको परसेंटेज अबंडेंस नहीं दे रखी क्वेश्चन में, आपको सीधा बोला गया है कि साहब क्या दे रखा है, एवरेज एटॉमिक मास, सर क्वेश्चन में दे रखा है 12.0 यू 011 यू, और आपको उनकी परसेंटेज अबंडेंस बतानी है। पहले क्वेश्चन में परसेंटेज अबंडेंस देके तुमसे एवरेज एटॉमिक मास पूछेगा, दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा उसमें तुम्हें एवरेज एटॉमिक मास देके तुमसे परसेंटेज अबंडेंस पूछेगा, है ना। तो अब आप क्या करोगे, लेट, आप मान लो लेट दी परसेंटेज अबंडेंस, है ना, लेट दी परसेंटेज अबंडेंस ऑफ कार्बन 12 हम लोग मान लेते हैं सर x%, है ना, अपनी मर्जी से मान लेते हैं x%। तो एक बात बताओ, अगर एक x% है तो दूसरा कितना होगा, सर दूसरा परसेंटेज अबंडेंस ऑफ कार्बन 14 कितना हो जाएगा, भाई दोनों की परसेंटेज अबंडेंस मिला के 100% है। अब यहां पर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है ना, यहां तो कार्बन 13 भी होना चाहिए था, सर कार्बन के तो 3 आइसोटोप होते हैं, आपने 2 ही लिखे। अरे भाई क्वेश्चन यही कह रहा है कि 2 ही होते हैं तो 2 ही मानने, है ना, हमें तीसरा मानने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में लिखा है 2 होते हैं तो 2 ही होते हैं, उसे भिड़ना नहीं है कि भाई तूने ऐसे 2 क्यों लिख दिया, बोला ऐसे 2 होते हैं, ठीक है साहब मान लेते हैं भाई, क्वेश्चन ने लिखा है तो 2 मान लेते हैं, है ना। हाँ तो सर अब इसका कितना हो जाएगा, सर ये 100 माइनस एक्स हो जाएगा। अरे भाई एक की परसेंटेज अबंडेंस अगर 20 है तो दूसरे की 80 होगी, 100 में से 20 को माइनस कर दो। अच्छा अब से एक बात बताओ, इसके एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा सर एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1, वो कितना है 12 इंटू उसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी x, प्लस एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2 कितना है 14, और इनटू परसेंटेज अबंडेंस कितनी 100 माइनस एक्स, और इसको कितने से कर दो डिवाइड 100 से,
और सर ये जो एवरेज एटॉमिक मास है ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है सर, ये दे रखा है 12.011 यू 011। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या इसको सॉल्व करके तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? कोई बोल नहीं रहा। यस, x की वैल्यू निकाल सकते हो क्या सर? यहां से x का वैल्यू मिलेगा 99.45%। वाह साहब वाह। x क्या है? परसेंटेज अबंडेंस ऑफ कार्बन 12। तो सर जो कार्बन 14 है उसका परसेंटेज अबंडेंस कितना हो जाएगा? 100 में से माइनस कर दीजिए सर, 100 माइनस 99.45 इज इक्वल टू 0.55%। यही आपका फाइनल परसेंटेज अबंडेंस होगा। ठीक है, बोलिए। डन है। तो ये इस पे दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं चाहता हूं कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग होमवर्क में करें। एक ये वाला क्वेश्चन है बेटा जी, इसको एक बार करिएगा, देखिए होमवर्क में इसको, है ना, अगली क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। एक ये जे एडवांस 2009 का क्वेश्चन है, इसको भी एक बार के लिए आप लोग करिएगा, है ना, ये आपका होमवर्क है। मैं देख पा रहा था कुछ बच्चों ने कुछ मॉड्यूल के कुछ डाउट पूछे थे कि मॉड्यूल का ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो हो सकता है उस क्वेश्चन के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, वो आगे आने पर आप समझ जाओ। कई बार हम लोग ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस करते हैं वो आज हमसे नहीं हुए, लेकिन जैसे हम लोग 5-7 क्लास और आगे अटेंड करेंगे, तुम्हारा थिंकिंग लेवल बढ़ता है ना, सोचने की शक्ति बढ़ती है, तुम क्वेश्चन को जल्दी सोच पाते हो। अगर उस तरह का हुआ तो उस क्वेश्चन को अगर तुम 5-7 क्लास के बाद वापस रिपीट करोगे तो हो सकता है वो क्वेश्चन हो जाए, है ना। तो अभी नहीं हुआ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग उसका एक बार के लिए सॉल्यूशन चेक कर सकते हो, है ना, मॉड्यूल के सॉल्यूशंस भी आपको दिए जाते हैं। आप उस क्वेश्चन को नेट पे, आप अगर आजकल तो ऐसा है हमारा एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उस क्वेश्चन की फोटो लेके एआई पे अपलोड कर दो, है ना, जो अपना डाउट सेक्शन है उस पर अपलोड कर दो, तो आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीज है जो हमारी ऐप पे प्रेजेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फोटो लिया, डाल दो डाउट सेक्शन में, उसका सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। सॉल्यूशन तुम्हें लग रहा है कि इस तरह का पढ़ा रखा है, एक बार के लिए देख लिया, ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा तो पढ़ाया नहीं अभी, हो सकता है वो क्वेश्चन 2-4 क्लास बाद का हो। जरूरी नहीं होता, जैसा मैंने आपसे कहा कई बार डीपीपी में भी एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो हम लोगों ने नहीं किया अभी, है ना, आगे किया जाएगा, है ना। मेरी बात समझ रहे हो? तो इतना इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। और मैं आपसे कहूं, हर क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है ना, हर क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। आईआईटी जेईई का एग्जाम है, अगर तुमने इसमें से 70% क्वेश्चन भी सही कर लिए ना तो तुम्हारी बहुत शानदार रैंक आ जाएगी। ठीक है, चलो यार, आज की क्लास में तो कुछ पढ़ा ही नहीं पाया मैं, छोड़ो कोई बात नहीं। आज बेटा आपको डीपीपी नहीं मिलेगी, ये वही क्वेश्चंस हैं जो लास्ट क्लास के हैं, इन्हीं को करना आज, कुछ ज्यादा कुछ अलग करना नहीं है। आज आपको डीपीपी नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि कुछ पढ़ाया नहीं आज। आज आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है ना, रिवाइज करना है। आप लोग रिवीजन कीजिए और जो क्लास में दिया है आज का होमवर्क बस उसी को सॉल्व कीजिए, है ना। ठीक है, चलो बस आज के लिए इतना ही करेंगे। टाइम भी हो गया मेरे हिसाब से, हो गया होगा ना टाइम, हाँ 3 मिनट ज्यादा ही हो लिए भाई, 3 मिनट ज्यादा ले लिए मैंने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर अगली क्लास में कल करेंगे हम लोग, है ना। और ज्यादा टेंशन मत लेना, मतलब ठीक है, इतना कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है, सब समझ में आएगा, है ना। थोड़ा वेट करो, थोड़ा मतलब ट्राई करो एक बार के लिए, एक बार में नहीं समझ में आया तो उसको वापस पढ़ा, दोबारा रिवाइज कर लिया, यार नहीं समझ, अभी तो टाइम भी है तुम्हारे पास, कोई कुछ पढ़ाता ही नहीं है, 2-2 घंटे में कितना ही पढ़ाया जा रहा है। अब इस चक्कर में ना मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जिनको सारी चीज समझ में आ रही है और जिनको लगता है कि स्पीड जो है वो काफी स्लो है ना, और उनको लग सकता है कि सर इससे हमारा नुकसान तो नहीं होगा ना। तो देखो यार, कोई नुकसान नहीं होगा यार, मैं कह रहा हूं ना, नहीं होगा नुकसान, मतलब नहीं होगा। अब तुम उस पर दिमाग मत लगाओ अपना कि कैसे नहीं होगा, तो मुझे पता है कि कब क्या करवाना है और कैसे करवाना है। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? मुझे अगर जरूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा मैं, है ना। ऐसा होगा ना कि भाई मुझे लग रहा है कि सिलेबस पीछे चल रहा है तो किसी दिन मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एक्स्ट्रा क्लास लेने में कोई परेशानी नहीं है, है ना, वो बड़े आराम से ली जा सकती है। तो कभी ये लगेगा तो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, तुम उसकी टेंशन मत लिया करो। केमिस्ट्री समझ में आएगा, ठीक है, मेरे से नहीं तो किसी और से आएगा समझ में, लेकिन पढ़ाया तुम्हें जाएगा, मतलब तुम उसकी टेंशन मत लेना कि हाँ साहब इसका मतलब हमारा केमिस्ट्री बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। जो है तुम्हारे मन में वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उस चीज में, है ना। लेकिन एक बार के लिए ट्राई, एक बार के लिए जरूर करना, है ना। ऐसा ना हो कि हम अपनी तरफ से एफर्ट ना करें कुछ भी और हम बस लिख दें कि हमें नहीं समझ में आ रहा, हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, या फिर हमें मजा नहीं आ रहा, या फिर ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। देखो मजे की मैं सीधी सी बात बता दूं, ऐसा नहीं होगा कि मैं कोई पेन वाले अंगूठे में
पेन वाले अंगूठे में, मतलब पैर वाले अंगूठे में पेन डाल के तुम्हें पढ़ाऊंगा, या योगा करते हुए या फिर कुछ आसन करते हुए मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, नहीं होता, वो नहीं होगा मेरे से। मैं इसी तरह पढ़ाता हूँ और इसी तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, कुछ मेरे से इसमें चेंजेस नहीं होंगे। तुम चाहोगे कि मैं यहाँ नाच गाना करते हुए पढ़ाऊंगा, तो वो भी मेरे से नहीं होता भाई, है ना। मैं तो इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, यही मेरा तरीका रहेगा पूरे साल भर पढ़ाने का, क्योंकि मैं यही करता आया हूँ, है ना, पिछले 11 साल से। तो इसमें चेंज करना मेरे लिए काफी मुश्किल होगा, है ना। तो वो अब आप लोग देख सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, किस तरीके से पढ़ना है ना, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं होता यार इतना कि मैं सब कुछ करूं। इतना सिलेबस होता है सारा पढ़ाने का। सबसे बड़ा सिलेबस होता है क्लास 11th में केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का 60% सिलेबस जो है क्लास 11th का, वो फिजिकल केमिस्ट्री है। बाकी तो कुछ केमिस्ट्री बचती नहीं है, 2-3 चैप्टर्स हैं बाकी में, सबसे ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। तो मेरे पास बहुत सारा सिलेबस होता है हर बार पढ़ाने को, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे करवाने होते हैं। मेरे पास नहीं टाइम होता है कि मैं मतलब ज़्यादा टाइम खराब कर पाऊँ। हाँ, थोड़ी बहुत क्लास में कोई 2-4 मिनट बात हो जाती है, बात अलग है, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ बस, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। चलो जी, बाय बाय। यहाँ से करना है ना खत्म।